प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट इंडेक्स फंड फॉर 2025। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं, हमें किस तरह के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह के इंडेक्स फंड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही मैं कुछ टॉप अच्छे क्वालिटी के इंडेक्स फंड के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा वॉच करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडेक्स फंड्स होते क्या है? तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड और सेकंड है पैसिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड का मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर जो कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करता है, वो बेसिस मार्केट कंडीशन अपने फंड में चेंजेस ला सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, किसी फंड में इक्विटी फंड मैनेजर को लगता है कि आईटी सेक्टर या फिर हेल्थ केयर सेक्टर फ्यूचर में अच्छा करेगा, तो वो फंड मैनेजर ट्राई करेगा कि आईटी और फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनका एक्सपोजर बढ़ाया जाए पोर्टफोलियो में। मान लीजिए लग रहा है ऑयल एंड गैस ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा फ्यूचर में, तो वहाँ पे एक्सपोजर कम कर लेगा। उसी तरह से उसको लगता है कि ऑलरेडी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, स्टॉक का शायद फ्यूचर में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहे, उसको बेच देगा, दूसरा स्टॉक खरीदेगा जहां उसको लगेगा कि परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छा आने की उम्मीद है। तो इस तरह के चेंजेस वहां पे होंगे। तो एक्टिवली मैनेज्ड ऑफकोर्स फंड मैनेजर यहाँ पे मेहनत कर रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हुआ एक्टिवली मैनेज्ड फंड। दूसरा हुआ पैसिवली मैनेज्ड फंड। तो देखिए, पैसिवली मैनेज्ड फंड में भी दो तरीके के फंड्स आते हैं। एक तो इंडेक्स फंड, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे, और दूसरा होता है ईटीएफ। तो ईटीएफ पे तो ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। एक इंडेक्स फंड सिंपली अपने इंडेक्स को रिप्लिकेट करेगा, मतलब कि ये हुआ कि उस इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं उसका जो भी वेटेज है, सिंपली उसी स्टॉक में उसी वेटेज में इन्वेस्ट कर देगा। मार्केट कंडीशन, सेक्टर या फिर स्टॉक का परफॉर्मेंस किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का काम काफ़ी कम है ना, मतलब इंडेक्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ वही चेंजेस करना है, खुद से यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। इसीलिए इंडेक्स फंड का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे ना, तो वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड। लेकिन हाँ, इंडेक्स फंड के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इंडेक्स फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखें। जबकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अगर अच्छा फंड है तो ज़्यादातर केसेस में वो अपने बेंचमार्क को बीट करेगा। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान में रखें। देखिए, अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे आप सिर्फ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के इंडेक्स फंड में। और एक्टिवली मैनेज फंड में अगर आप डाइवर्सिफाइड बोले तो वहाँ पे आपके पास फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन होता है, मल्टी कैप का ऑप्शन होता है। तो मोस्टली आपको यहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं है तो सेक्टर और थीमेटिक के भी इंडेक्स फंड्स बहुत सारे हैं ना, उसको आप अवॉइड करें। अगर आपको आइडिया है, जैसे जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिस थीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको उसका आइडिया है, आपको पता है कि उसका साइकिल कैसे मूव करता है, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, इन चीज़ों की जानकारी है, तब तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो सिर्फ लास्ट 1 ईयर या लास्ट 2 ईयर्स के हाई रिटर्न को देखकर कभी भी सेक्टर और थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। वो रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद उसका डाउन साइकिल शुरू हो जाए, तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स अच्छे शायद नहीं आए। उसी तरह से पैसिवली मैनेज फंड का एक और ऑप्शन है ना, ईटीएफ्स। तो वहाँ भी अगर आपको आइडिया नहीं है स्टॉक्स का, या फिर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, मार्केट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ईटीएफ्स को भी आप अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि ईटीएफ कोई अलग से कोई स्पेशल फंड आता है, ठीक है, प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड ही है। दोनों में थोड़े डिफरेंसेस हैं ऑफकोर्स। ईटीएफ्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है हमने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसे आप वॉच करें। लेकिन अगेन, अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है स्टॉक एक्सचेंजेस का, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो ईटीएफ्स को आप अवॉइड करें। अगर इन चीज़ों की जानकारी है तो ऑफकोर्स आप ईटीएफ के लिए जा सकते हैं। साथ ही आप फैक्टर फंड से भी बच के रहें। अगर आपको आइडिया नहीं है इन चीज़ों का ना, मोमेंटम फंड, लो वोलेटिलिटी फंड, अल्फा रिलेटेड फंड्स, अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो इन फंड से भी आइडियली आपको बच के रहना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करूँगा, अगर आपको किसी भी चीज़ की अच्छी जानकारी है तब तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो नाउ हम कुछ बेस्ट या फिर टॉप
इंडेक्स फंड के बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप के इंडेक्स फंड से। तो लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट है आप सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, सेकंड है आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, और नंबर थर्ड है आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। तो सभी को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप लार्ज कैप के इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट करें। जैसे जैसे थोड़ा आइडिया होता जाएगा, मार्केट का थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो उसके बाद ऑफकोर्स आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की मार्केट कैप वाइज जो टॉप 50 कंपनीज हैं, सबसे बड़ी कंपनीज, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा आपका पैसा। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो रिलेटिवली कम होता है। लेकिन हाँ, इक्विटी फंड है, देखिए कोई भी इक्विटी फंड रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है। देखिए, लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेंसेक्स या निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ट्राई करें कि जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स का जरूर हो। उससे जितना ज़्यादा है उतना अच्छा, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 5 ईयर्स। और रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट या फिर एग्रेसिव हो। यहाँ पे आप निफ्टी 50 के कुछ इंडेक्स फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंड्स हैं यहाँ पे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कोई भी एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा इंडेक्स फंड सेलेक्ट नहीं करें निफ्टी 50 का, क्योंकि सबका पोर्टफोलियो एक जैसा होता है। तो यहाँ पे आप इन फंड्स का AUM चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और साथ ही 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फंड्स का ऑफकोर्स आप देखेंगे कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स बेंचमार्क्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो नाउ जान लेते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपोजर है ना वो टॉप की कंपनीज में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, ये टॉप 10 कंपनीज है, और यहाँ वेटेज देखिए कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यही टॉप 10 कंपनीज में होता है, नीचे की कंपनीज में एक्सपोजर बहुत कम होता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कहाँ है? HDFC बैंक 12.58%, ICICI 8.5% ऑलमोस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज 8%, इन्फोसिस 6%, ITC 4%, लार्सन एंड टुब्रो 4%, TCS 4%, भारती 4%। तो ज़्यादातर एक्सपोजर आप देखें ना ऊपर के, लेकिन हाँ सारे इंडिया के टॉप कंपनीज हैं, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप सेक्टर देखना चाहते हैं तो देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होगा, 34% से भी ज़्यादा का। IT में ऑलमोस्ट 14% का एक्सपोजर होगा, ऑयल गैस में 10% प्लस का एक्सपोजर होगा। यहाँ पे आप सेंसेक्स 30 को फॉलो करने वाले कुछ इंडेक्स फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स फंड मार्केट कैप वाइज जो टॉप 30 कंपनीज होती है ना, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, बड़ी कंपनीज, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो देखिए, सेंसेक्स 30 में जो भी 30 कंपनीज हैं वो सारी 30 कंपनीज आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो पोर्टफोलियो है एक जैसा है। यहाँ भी जो ऊपर की कंपनीज है सेंसेक्स में भी, वहीं पे एक्सपोजर ज़्यादा होगा, स्टॉक सेम है निफ्टी 50 जैसा ही। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप में तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों का सिर्फ एक ही फंड सेलेक्ट करें। यहाँ पे 2 फंड सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि सेम तरह के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो दोनों में जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे, सुटेबल लगे, उसमें से कोई एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए, लार्ज कैप में टॉप 100 स्टॉक्स आते हैं इंडिया में, जो सबसे बड़े मार्केट कैप वाइज 100 स्टॉक्स हैं। तो उसमें जो टॉप 30 स्टॉक्स हो गए सेंसेक्स में, टॉप 50 स्टॉक्स निफ्टी में, इस तरह से। तो टॉप 50 स्टॉक्स तो उधर चला गया। उसके बाद जो नीचे वाला 50 स्टॉक्स होगा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड्स द्वारा, इसीलिए बोलते हैं नेक्स्ट 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनीज होंगी वो रिलेटिवली छोटी होंगी साइज में। लार्ज कैप की कंपनीज यहाँ भी होंगी, लेकिन साइज वाइज जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे थोड़ी छोटी होंगी। और यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल होगा, थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा ये। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ कंसिडर करें। तो सबसे कम रिस्क इक्विटी में मैं बोल रहा हूँ, सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50। उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए जाएं, यहाँ भी लार्ज कैप है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन स्टॉक्स में या फिर किन सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए, स्टॉक्स ये हैं ना, सबसे ऊपर क्या आपको मिल रहा है, HAL है, डिवीज लैब, वेदांता, इंटरग्लोब, PFC, टाटा पावर, नीचे REC है, इन्फो एज है, TVS मोटर्स है। यहाँ पे PSU का अच्छा खासा है लोकेशन है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, PFC है, REC है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात
रिलेटिवली थोड़ी छोटी कंपनीज़ हैं और साथ साथ इनका वेटेज देखें बिल्कुल अलग है ना। निफ्टी 50 में आपने क्या देखा, जो बड़ी कंपनीज़ है वहीं पे पूरा वेटेज है, नीचे के स्टॉक्स में वेटेज है ही नहीं, बहुत कम। जबकि यहाँ पे देखिए वैसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वेटेज अगर आप देखें ना तो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं कि किसी का 12% 10% का वेटेज है, मतलब 4.5 मैक्सिमम वेटेज है। तो यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और यहाँ पे अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन हाँ निफ्टी 50 से तो कम है, वहाँ 34% के आसपास है, यहाँ 22.5% है। कैपिटल गुड्स में यहाँ बहुत बड़ा एक्सपोजर है, रिलेटिवली ऑलमोस्ट 12% का। कंज्यूमर सर्विसेज में 7.5% का, एफएमसीजी में 7%। तो देखिए दोनों में आपने देखा ना कि मतलब स्टॉक्स तो अलग हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ जो सेक्टर का एलोकेशन भी है ना वो काफ़ी हद तक अलग है। फाइनेंशियल को अगर छोड़ दिया जाए, नीचे देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि अगर आपका फर्स्ट टू फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में से कोई एक फंड सेलेक्ट कर दें, सिर्फ एक फंड, और दूसरा फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स होंगे और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। सेंसेक्स निफ्टी 50 में एक तरह का स्टॉक, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स होंगे बिल्कुल अलग होंगे, किसी भी तरह का पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं होगा। अब जान लेते हैं मिड कैप के फंड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप मिड कैप के फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको 10 ईयर का भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलेटिवली नए फंड है, मतलब स्मॉल कैप में भी आपको 10 ईयर का रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेगा। एयूएम देखें ना, बहुत छोटा है इधर कुछ फंड्स का, मतलब सिर्फ 2 फंड्स हैं जिसका 1000 करोड़ प्लस का एयूएम, बाकी तो बहुत छोटे हैं। इन फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि 100 लार्ज कैप स्टॉक्स है, उसके बाद का जो 150 स्टॉक्स होता है उसे ही हम मिड कैप के स्टॉक्स बोलते हैं, और उसी तरह के स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे मिड कैप के स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे लार्ज कैप के मुकाबले रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो ट्राई करें कि इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स के आसपास या उससे ज़्यादा हो और रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो। अगर आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं ना, तो वहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप को या तो अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर एक्सपोजर ले भी रहे हैं तो एक्सपोजर काफ़ी कम ले, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स और सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे टॉप स्टॉक सुजलॉन एनर्जी में अबाउट 2% का एक्सपोजर है, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन होटल्स, बीएससी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पीवी फिनटेक, डिक्सॉन टेक को 4। तो यहाँ भी कंपनीज तो अच्छी हैं, ऑफकोर्स साइज वाइज छोटी कंपनीज हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज तो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, कुछ को अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर कंपनीज अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं। और यहाँ पे सेक्टर देखें, यहाँ भी फाइनेंशियल का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। देखिए 20% कैपिटल गुड्स, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरह आपको सेक्टर एलोकेशन यहाँ पे लगभग उस तरह का लगेगा टॉप में। फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटो। यहाँ पे आप स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो उनका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250, लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स, उसके बाद मिड कैप के 150 स्टॉक्स, उसके नीचे के जो 250 स्टॉक्स होते हैं उनमें ही ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के मुकाबले रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज़ का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, छोटी कंपनीज़ होती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, दैट इज़ आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो, तभी इस तरह के फंड्स को आप कंसिडर करें। यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, CDSL, क्रॉम्पटन, ब्लू स्टार। तो यहाँ भी मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया है तो इन स्टॉक्स को, ज़्यादातर स्टॉक्स को आप जानते होंगे, और ऊपर के ज़्यादातर स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के ही हैं। और यहाँ पे ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ऊपर देख रहे हैं कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सेक्टर देख लेते हैं, तो यहाँ भी फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, केमिकल्स भी यहाँ अच्छा खासा एक्सपोजर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको फंड सेलेक्ट करते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, फंड्स का पोर्टफोलियो रिव्यू करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है। यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का कुछ इंडेक्स फंड सेलेक्ट करें, इन्वेस्टमेंट कर दें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, ज़्यादा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जिस तरह का रिटर्न देगा उसी के आसपास ये फंड्स भी रिटर्न देंगे। बेस्ट लार्ज कैप फंड 2025। लार्ज कैप फंड्स को इक्विटी कैटेगरी में सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में होता है। तो लार्ज कैप के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80%
लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का इन्वेस्टमेंट 20% वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप के फंड्स दो बेंचमार्क्स को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर फंड्स निफ्टी 100 के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं और कुछ फंड्स BSE 100 के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। निफ्टी 100 का मतलब क्या हुआ? निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50, तो दोनों में 50-50 स्टॉक्स है, इसीलिए टोटल 100 स्टॉक्स। देखिए, अगर आप खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, खुद से फंड्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें, क्योंकि इससे आपको एक प्रोसेस का पता चलेगा कि अपना फंड सेलेक्ट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये ध्यान में रखें कि ये भी प्योर इक्विटी फंड है, तो यहाँ भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ऑल्दो मिड कैप और स्मॉल कैप से रिलेटिवली रिस्क कम है। तो अगर आपको लार्ज कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स जरूर रखें। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट या फिर एग्रेसिव है तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लार्ज कैप के उन सारे फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। जिस फंड ने 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया उसका क्या डिटेल आप चेक करेंगे? तो यहाँ पे आप इन फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं। हमें लार्ज कैप के कुछ टॉप फंड्स को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स यहाँ से हमें कुछ फंड्स को हटाना होगा। तो सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे फंड्स जिनका AUM छोटा है, लाइक 1000 करोड़ से भी कम AUM वाले फंड्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। पहले जनरली मैं 500 करोड़ का कट ऑफ लेता था ना, लेकिन हाँ, अब इंडियन मार्केट बड़ा हो गया है, स्टॉक्स का मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा हो गया है और म्यूचुअल फंड्स का अगर AUM देखें तो वो भी काफ़ी बड़ा हो गया। तो ऑफकोर्स हमारे क्राइटेरिया में भी थोड़े चेंजेस आने चाहिए। इसीलिए अब से मैं ट्राई करूंगा कि 1000 करोड़ मिनिमम क्राइटेरिया, उससे कम का जो AUM है तो उसे हम फाइनल लिस्ट से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए उन सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है जिन्हें हम हटा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए वैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो क्या करें? तो देखिए, अगर आपने किसी नए फंड में इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तो ठीक है। हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है तो वहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं कि कहीं गलत इन्वेस्टमेंट तो आपने नहीं किया। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप, हाँ यहाँ पे देखिए सारे होराइजन्स में ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, ठीक परफॉर्मेंस है। ग्रो का देखें तो सिर्फ एक होराइजन में बीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है जहाँ पे अपने बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, ये भी सिर्फ एक होराइजन में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। ITI का ही परफॉर्मेंस फिलहाल आपको ठीक लगेगा, GM का भी परफॉर्मेंस ठीक लगेगा और महिंद्रा का ही परफॉर्मेंस ठीक है। PGIM का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। देखिए सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा, सभी कुछ यहाँ रेड दिख रहा है आपको। टॉरस रिसेंट टाइम्स का तो परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन पहले कोई खास परफॉर्मेंस था नहीं, बेंचमार्क को बिल्कुल बीट नहीं कर पा रहा था। यूनियन का ही परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा है, सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। व्हाइट ओक का तो परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। लार्ज कैप्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न या फिर लॉन्ग टर्म का भी परफॉर्मेंस देखिए। ज़्यादातर होराइजन्स में ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं और ये सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं। ठीक है, इंडेक्स फंड पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे मैं इंडेक्स फंड जो लार्ज कैप के इंडेक्स फंड्स है उसको मैं कवर करूँ। यहाँ पे सिर्फ एक्टिवली मैनेज्ड फंड को ही मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले बोला जाता था ना, मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि लार्ज कैप तो ज़्यादातर बीट ही नहीं कर पाते बेंचमार्क को। देखिए सभी कुछ सिक्लिकल होता है, समय के साथ सब कुछ चेंज होता है। पहले क्या हो रहा था, मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, ज़्यादातर होराइजन्स में ज़्यादातर फंड्स बीट कर पा रहे थे बेंचमार्क को। अब जाकर वहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे ना तो बहुत सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे मिड कैप स्मॉल कैप में जो कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि लार्ज कैप्स आप देखिए बिल्कुल बदल गया सब कुछ सिनारियो ना। लार्ज कैप ज़्यादातर होराइजन्स में, यहाँ भी आप देख रहे हैं ना, ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो पोर्टफोलियो स्प्रेड आउट करके रखे, डाइवर्सिफाई करके रखे, सबका समय आता है। ठीक है, अब देखिए इन फंड्स को हटाने के बाद हमारे पास ये 20 फंड्स बच गए हैं। अगेन हमें कुछ ही फंड को सेलेक्ट करना है, तो वैसे फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, तो अगर हम ज़्यादा पे कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि ज़्यादातर होराइजन्स में हमारा फंड बेंचमार्क को बीट करे। देखिए, हर एक होराइजन में बीट करे जरूरी नहीं है, क्योंकि कितना भी अच्छा फंड है थोड़ा बहुत कभी ना कभी अंडर परफॉर्मेंस आता है, ठीक है, तो वो हेडेक नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर होराइजन्स में या तो बीट करे या फिर एटलीस्ट बेंचमार्क के आसपास रिटर्न तो हो। बेंचमार्क से अगर बहुत कम रिटर्न है या फिर ज़्यादातर होराइजन में ही बीट नहीं कर पा रहा है, तब तो फंड का परफॉर्मेंस हम अच्छा नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंड्स को हाईलाइट किया है जिसे हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, एक्सिस का परफॉर्मेंस आप देखिए, हाँ फाइनली वापस आ गया है इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर। एक्सिस ब्लू चिप में कोविड के बाद से अगर आप देखें, खासकर लास्ट 2-3 ईयर से बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस एक्सिस के ज़्यादातर फंड्स। मैं आप हमेशा इस बात को मैंने मेंटेन किया है काफ़ी समय से कि जब इंटरेस्ट रेट यूएस में कट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो नीचे आएगा, तो ग्रोथ स्टॉक्स वापस आएंगे। और ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो फंड्स हैं, ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करने वाले, उनका ही परफॉर्मेंस वापस आएगा। मैंने आपको दिसंबर का टाइम दिया होगा, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बिल्कुल आपको ये ध्यान होगा, मैंने बोला था दिसंबर तक का टाइम दीजिए, जैन तक मोस्टली ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा, ग्रोथ स्टाइल वाले। हाँ, यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई ऐसा फंड है जिसका स्टॉक सिलेक्शन ही अच्छा नहीं है, सेक्टर सिलेक्शन ही अच्छा नहीं है, तो वो तो कभी वापस नहीं आएगा, उसकी बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस मोस्टली दिसंबर या जैन तक आ जाएगा। एक्सिस वो बेस्ट एग्जांपल है, इसका देखिए परफॉर्मेंस वापस आने लगा है, बेंचमार्क को फाइनली बीट कर पा रहा है। जबकि देखिए लॉन्ग टर्म अभी भी देखिए ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है। लाइक 10 ईयर देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पहले परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ करता था। बट एनी हाउ, ग्रोथ स्टाइल फाइनली वापस आ रहा है। उसी तरह से ग्रोथ स्टाइल देखिए, पहले मेरे का बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था, इसका भी ना देखिए ये भी वापस आया है। अभी भी मतलब सारे होराइजन में ही बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, ये बात सही है। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले देखिए ये भी वापस आ रहा है। यूटीआई लार्ज कैप का भी देखेंगे तो पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, ऑल्दो अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब उन दोनों फंड के मुकाबले तो इसका अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, इसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सब ग्रोथ स्टाइल वाले हैं। सो नाउ इनके अलावा हम डीएसपी को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, ऑल्दो रिसेंट परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, ठीक है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, इसलिए मजबूरी में हमें कुछ फंड्स को तो हटाना है। लेकिन लॉन्ग टर्म तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में एटलीस्ट फंड का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। फ्रैंकलिन भी एवरेज फंड है ना, कभी अच्छा करता है कभी अंडर परफॉर्म करता है, एवरेज टाइप फंड है। एलआईसी का तो अंडर परफॉर्मेंस है, 3 होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। एसबीआई ब्लू चिप भी वही एवरेज टाइप फंड है, मतलब कभी आउट परफॉर्म करेगा कभी अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। सुंदरम का तो अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ भी देखिए सारे फंड्स वही है ना, लार्ज कैप का देखिए परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है लास्ट 1 ईयर में, इसीलिए कोई भी फंड आपको यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा हो, मोस्टली बेंचमार्क के आसपास ही या फिर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस। तो देखिए इन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। फाइनली हमारे पास ये कुछ फंड्स बच गए, तो यहाँ पे अगेन हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है इसमें भी, तो वैसे फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को 2% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बेंचमार्क को जितने बड़े मार्जिन से फंड बीट करे उतना अच्छा है ना, फंड को उतना अच्छा माना जाएगा कि अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे सभी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे ना डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है, यहाँ पे ये 2% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं लार्ज कैप के, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें ये सारे फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन यस हमारी मजबूरी है, हमें तो सो कॉल्ड टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो कुछ फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। तो देखिए जहां भी ये आपको कलर ज़्यादा दिख रहा है ना, उन सारे फंड्स को रिमूव करेंगे। सो इन सारे फंड्स में हम सिर्फ 2 फंड्स को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, एक है आईसीआईसीआई प्रू और दूसरा है निपॉन। इन दोनों फंड्स का हम डिटेल रिव्यू भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये सारे फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, किसी भी फंड को यहाँ पे आप खराब नहीं बोल सकते हैं। खासकर बड़ौदा का देखिए परफॉर्मेंस, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, और केनरा रूबिको का देखिए परफॉर्मेंस, इनका ही परफॉर्मेंस पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है और ये तो पुराना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंड है। एचडीएफसी का भी परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन आपको पता है ना वैल्यू में ज़्यादा होता है, तो वैल्यू का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ, इसीलिए लास्ट 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ गया यहाँ पे। कोटक भी पुराना फंड है और काफ़ी समय से अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे बड़ौदा, केनरा, कोटक, ये सब पुराने फंड्स हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है।
सो नाउ ये है हमारे टॉप 2 फंड्स, हाँ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप। इन दोनों फंड्स को सेलेक्ट किया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बाकी फंड्स खराब हैं। ये इंटरेस्टिंग डिटेल है, इसे भी आप हमेशा ध्यान में रखें। एनएबी डेट 31 मार्च 2020, कोविड के समय जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था ना, देखिए बेंचमार्क इनका 25% के आसपास गिर गया था, उस समय का है। तो उन फंड्स को भी हमें एक्स्ट्रा वेटेज आइडियली देना चाहिए जो कि बेंचमार्क के मुकाबले कम गिरते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे जाएगा ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बड़ौदा और केनरा दोनों बहुत अच्छे फंड्स हैं। देखिए डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना अच्छा है इन दोनों का, और सबसे अच्छा है एक्सिस ब्लू चिप फंड का। बेंचमार्क 25% के आसपास गिरा था, ये फंड सिर्फ 7% के आसपास गिरा था कोविड के समय। उसी तरह से बड़ौदा सिर्फ 12% गिरा था, और केनरा भी अबाउट 12% के आसपास गिरा था। तो इन तीनों ही फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। और ज़्यादा कौन गिरा था, देखिए एचडीएफसी बेंचमार्क से भी ज़्यादा गिर गया था, निपॉन बेंचमार्क से भी ज़्यादा गिर गया था, आईसीआईसीआई बेंचमार्क के आसपास गिरा था, मेरे भी बेंचमार्क के आसपास गिरा था। तो जब भी आप फंड सेलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि किस फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है। और ये देखिए फाइनली इन दोनों फंड्स का हम थोड़ा डिटेल रिव्यू कर लेते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 3 होराइजन्स का देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा दोनों से रिस्क पता चलता है, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा रिस्की माना जाएगा, कम है तो अच्छा है। शार्प रेशियो अल्फा जितना ज़्यादा है उतना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये शार्प रेशियो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, और अल्फा मींस बेंचमार्क को कितने मार्जिन से बीट कर पा रहा है। शार्प रेशियो अगर किसी फंड का 1 से ज़्यादा है तो माना जाएगा उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छा है। अल्फा भी दोनों का बहुत अच्छा है। अगेन 5 ईयर में भी देखें तो ठीक ठाक है, 1 के आसपास शार्प रेशियो है। अल्फा भी ठीक है, लार्ज कैप है ना, मतलब हमेशा बहुत बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर पाएगा। 3 ईयर में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। 10 ईयर में परफॉर्मेंस ठीक है। देखिए शार्प रेशियो तो कोई खास माना नहीं जाएगा, ठीक है, 0.6 से भी कम है, लेकिन हाँ अल्फा एटलीस्ट बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का अगर आप रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सभी जगह। और यहाँ पे अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं हमेशा बताता हूँ, इन डिटेल्स को आप ज़रूर चेक करें अगर किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इससे आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल और स्ट्रैटेजी का पता चलता है। तो देखिए निफ्टी 100 को ज़्यादातर फंड्स फॉलो करते हैं बेंचमार्क। तो बेंचमार्क का पी रेशियो कितना है, ट्रेलिंग पी है 23.4, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें ये सब चीज़ें। देखिए पी रेशियो कम होना या ज़्यादा होने से ये नहीं पता चलता है फंड खराब है अच्छा है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में पता चलता है कि फंड ग्रोथ को फॉलो कर रहा है, वैल्यू को फॉलो कर रहा है, फिर ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। एयूएम देखिए दोनों का ही बहुत बड़ा हो गया है, पुराने फंड्स है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इसीलिए आईसीआईसीआई का तो खासकर बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन लार्ज कैप के फंड्स हैं, यहाँ पे एयूएम को फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में है और लार्ज कैप के स्टॉक्स का एयूएम बहुत बड़ा होता है। पी रेशियो अगर देखें तो दोनों का लगभग बराबर ही है और बेंचमार्क के आसपास ही है, तो कोई खास डिफरेंस यहाँ है नहीं। टर्नओवर रेशियो भी देखें, देखिए ज़्यादातर जो पुराने फंड हाउसेज होते हैं ना, एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, बाय एंड होल्ड, ज़्यादा टर्नओवर रेशियो, दैट इज चर्निंग वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीसेंट टाइम्स में जो नए प्लेयर्स आए ना, वहाँ चर्निंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम देखने को मिलेगा। मजबूरी है, मतलब देखिए ये सब एस्टेब्लिश्ड फंड है, पुराने फंड है, सालों से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ जाता है। तो जो नए फंड्स हैं उनको डिफ्रेंसिएशन लाना पड़ेगा ना, अगर वो भी यही सब करेंगे तो लोग यहीं जाएंगे ना कि भाई तुम भी ये कर रहे हो, पुराना फंड भी ये कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसीलिए कुछ फंड्स आप देखेंगे ना, उनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा होगा, टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा होगा। कुछ अलग करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके, ताकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स उनके फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। इन्वेस्टमेंट स्टाइल है अपना अपना, ठीक है। इक्विटी देखें तो निपॉन तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से इन्वेस्टेड है, ठीक है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है, लेकिन आईसीआईसीआई का डेट में भी अभी अच्छा खासा पोर्शन रखा हुआ है, ऑलमोस्ट अबाउट 7% के आसपास। मतलब कि इन्होंने कुछ पैसा रखा है कि मार्केट थोड़ा और गिरेगा तो डिप्लॉय करेंगे, या फिर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है इसलिए भी इन्होंने पैसा रखा हुआ है। नंबर स्टॉक्स भी लगभग बराबर ही है दोनों में। मतलब म्यूचुअल फंड तो मैंने हमेशा बताया ना, ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स 25-30 स्टॉक्स के आसपास। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड्स में हम इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो बिल्कुल ठीक है। अगर हमें रिस्क लेना है तो हम पीएमएस में इन्वेस्ट करेंगे या फिर स्मॉल केस में इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड में इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि रिस्क थोड़ा कम आए, रिटर्न थोड़ा कम आए चलेगा, लेकिन रिस्क भी थोड़ा कम रहे। और यहाँ पे देखिए वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट कैप एलोकेशन। तो लार्ज कैप में तो दोनों का ही लगभग बराबर की तरह ही इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन हाँ, एक डिफरेंस है यहाँ पे स्मॉल कैप का। अगर आप देखेंगे ना, लाइक निपॉन ने स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 7% का एक्सपोजर लिया है, जबकि आईसीआईसीआई में आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। मिड कैप में दोनों ने एक्सपोजर लिया है, तो रिलेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप निपॉन में आपको एक्सपोजर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और मे बी ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिसके कारण इसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे आप सेक्टर लोकेशन चेक कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर हमेशा फाइनेंशियल होगा, टेक होगा, एनर्जी होगा, उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यहाँ भी यही तीनों सेक्टर्स हैं। और एक्सपोजर में थोड़ा बहुत अंतर है, लाइक फाइनेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है निपॉन में, और बाकी तीनों तो लगभग बराबर ही है यहाँ पे भी। और कंज्यूमर स्टेपल्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे दोनों फंड्स का आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, तो ज़्यादातर स्टॉक्स मोस्टली सेम ही होंगे, क्योंकि लार्ज कैप के फंड्स हैं, तो मोस्टली आपको देखिए वही सेम HDFC, ICICI, रिलायंस, ITC, इन्फोसिस, यहाँ भी आपको यही फंड्स मिलेंगे ज़्यादातर केसेस में। और SBI यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है, जबकि ICICI में SBI नहीं है। L&T तो दोनों में मिल जाएगा, एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये था बेस्ट लार्ज कैप फंड्स का रिव्यू। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ऑफ कोर्स इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बाकी के फंड्स अच्छे नहीं हैं। इनके अलावा भी आपको आसानी से 3-4 फंड्स और अच्छे मिल जाएंगे लार्ज कैप में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उन फंड्स का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको देखना है कि आपका कन्वीनियंस क्या है, आपका पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लें। बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड फॉर 2025। देखिए, इस वीडियो में मैं उन सारे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को कवर करने जा रहा हूं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो आपने किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया हो उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद उन फंड्स में से हम कुछ टॉप फंड्स सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको शो करूँगा, तो पूरा वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे फंड्स जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप के स्टॉक्स में और एटलीस्ट 35% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का जो 30% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिड कैप का एक्सपोजर आपको अच्छा खासा मिल रहा है, और काफ़ी सारे फंड्स में आपको स्मॉल कैप का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। तो रिलेटिवली लार्ज कैप्स के मुकाबले यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो ट्राई करें कि अगर आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा का रखें। अब जान लेते हैं कि इस कैटेगरी के फंड्स किस बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 बेंचमार्क है, एक BSE का है और एक NSE का है, लेकिन ज़्यादातर फंड्स NSE के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, और वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स। इस इंडेक्स में निफ्टी 100 के 100 स्टॉक्स और निफ्टी 150 मिड कैप के 150 स्टॉक्स होते हैं। तो टोटल 250 स्टॉक्स हुआ, और अगर वेटेज देखें तो दोनों का वेटेज 50% ईच होता है। दैट इज लार्ज कैप का वेटेज 50% और मिड कैप के स्टॉक्स का वेटेज 50%। नाउ हम लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड्स का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, और साथ ही 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन सारे फंड्स को इंक्लूड किया गया है जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। जिस फंड ने 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया, उस फंड का आप क्या डिटेल चेक करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे, तो इसीलिए उन फंड्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे सबका परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। तो हमें तो कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि या तो रिलेटिवली नए फंड हैं, जिन्होंने एटलीस्ट 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, क्योंकि सफिशिएंट डेटा नहीं होता है उनका एनालिसिस करने के लिए। और दूसरा वैसे फंड जिनका AUM बहुत छोटा है, दैट इज़ 500 करोड़ से भी कम है। तो यहाँ पे कोई भी नया फंड आपको नहीं मिलेगा ना, सारे फंड्स 3 ईयर्स एटलीस्ट कंप्लीट किए हुए हैं। लेकिन हाँ, 2 फंड है, बैंक ऑफ इंडिया और नावी, जिनका AUM बहुत छोटा है। ठीक है, तो इन दोनों फंड्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इशू ये आता है ना, कुछ लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अब क्या करें, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस देखें। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक है तब तो कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है इन्वेस्टमेंट, उस तरह से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस तो ठीक चल रहा है, मतलब सारे होराइजन्स में अगर आप देखें। लेकिन हाँ, 10 ईयर में तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि रीसेंट टाइम्स में इस फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, पहले कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था।
और नाभि का तो देखिए ओवरऑल ही परफॉर्मेंस अगर आप देखें सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। सो नाउ हमारे पास ये फंड्स बच गए। तो अब इसमें परफॉर्मेंस चेक करते हैं। परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? तो वैसे फंड्स जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, उन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। देखिए ये सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो हम जब भी इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि सारे होराइजन में तो पॉसिबल नहीं है, कभी कभी अंडर परफॉर्म, अच्छा फंड भी अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को इन फंड्स को बीट करना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए आदित्य बिरला ऊपर देखिए रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर देखिए बेंचमार्क ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न है, ये फंड 24.4% का रिटर्न दे रहा है। उसी तरह से 3 ईयर में देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, ये 20%, ये सिर्फ 12% दे रहा है। 5 ईयर देखिए, 10 ईयर, सभी होराइजन्स में अंडर परफॉर्मेंस है, तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है इस फंड का। फ्रैंकलिन देखिए 1 ईयर में तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, लेकिन उससे पहले देखिए 3 ईयर में कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस और सारे होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है बाकी के। LIC देखिए, LIC अगेन 1 ईयर का तो परफॉर्मेंस ठीक आया है फिलहाल, लेकिन पहले अंडर परफॉर्मेंस है। उसी तरह से टाटा को देखिए, सारे होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है। यूनियन सारे होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कुछ और फंड्स हैं जिन्हें मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट किया और उन्हें भी मैं फाइनल लिस्ट से रिमूव करूंगा, लाइक महिंद्रा मनुलाइफ। देखिए ये दोनों होराइजन में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने इसे रेड कलर से हाईलाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि देखिए बेंचमार्क के आसपास ये रिटर्न है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो ये फंड अगर 1 साल भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा तो सारे होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। तो ये डिफरेंस है, ये हमें समझना होगा। अगर कोई फंड बेंचमार्क के आसपास ये रिटर्न दे रहा है तो आइडियली उस तरह के फंड को हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। मेरे देखिए, मेरे पहले आपको पता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया करता था, बीच में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया, लेकिन अब फिर से परफॉर्मेंस वापस आ रहा है, जो कि अच्छा खबर है। बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए अभी भी देखें तो ज़्यादातर होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिकवरी आया है। और इसी तरह का अगर ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं तो मोस्टली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में देखेंगे कि शायद ये, कि देखिए गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद किया जा सकता है कि ये अपने बेंचमार्क को आने वाले अगले कुछ महीनों के बाद शायद बीट कर पाएंगे। लेकिन हाँ फिलहाल तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो इस फंड को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। उसी तरह से निपॉन इंडिया भी देखिए ना, 1 ईयर 3 ईयर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ 5 ईयर 10 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस है। तो इस फंड को भी मैं खराब फंड नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ टॉप फंड में फिलहाल ये फंड इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन फंड का परफॉर्मेंस फिलहाल बुरा नहीं है। उसी तरह से सुंदरम भी अगर आप देखें 1 ईयर में तो परफॉर्मेंस ठीक है, और बाकी के होराइजन्स में देखें तो बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है ना, कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये फंड भी ऑफकोर्स हम निकाल रहे हैं, लेकिन बुरा फंड इस फंड को हम नहीं बोलेंगे। देखिए हटाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमें टॉप फंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट फंड्स को देखते हैं, तो ये कुछ फंड्स बच गए। तो देखिए परफॉर्मेंस वाइज ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में है इस तरह के फंड्स, तो इन फंड्स को अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यही बेंचमार्क को अगर बीट करें तो अच्छे फंड्स हैं। लेकिन हाँ इसमें से भी कुछ फंड्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 3% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई फंड अगर ज़्यादातर होराइजन में 3% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट कर रहा है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फंड्स को हाईलाइट किया है जिसे हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। बंधन, बड़ौदा, DSP, एडिलवाइस, HDFC, HSBC, ICICI, इन्वेस्को, SBI, UTI। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं। इसमें से कुछ फंड्स का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर ये मैं हटा रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि फंड्स खराब हो गए, ठीक है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है। तो इसमें से जिन टॉप फंड्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है एक्सिस, कैनरा, कोटक, मोतीलाल और क्वांट। तो देखिए इसमें से एक्सिस और कैनरा का परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा आपको डाउन लगेगा, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, सारे होराइजन्स में अगर आप चेक करेंगे। लेकिन हाँ पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और ये सब ग्रोथ स्टाइल वाले ज़्यादातर केसेस में फंड्स हैं। मेरे देखिए ग्रोथ, एक्सिस ग्रोथ, UTI का देखिए परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा वापस आया है।
ज़्यादातर यूटीआई फंड्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो ये सब ग्रोथ स्टाइल वाले फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अब वापस आ रहा है। लाइक देखिए ना, एक्सिस का 3 ईयर का देखिए परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस है ना, लेकिन अब ये वापस आया, कम बैक किया है। केनरा का भी देखिए अंडर परफॉर्मेंस था 3 ईयर में, लेकिन कम बैक कर रहा है। तो ये सब पुराने फंड्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और ये कम बैक कर रहे हैं। ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मैंने आपको बताया था, दिसंबर जैन तक आपको इनके परफॉर्मेंस में टर्न अराउंड दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि कोई फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसने जो सेक्टर सेलेक्ट किए हैं या फिर जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं अगर वो भी अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तब तो उसका परफॉर्मेंस शायद वापस ना आए। लेकिन हाँ, जो अच्छे क्वालिटी के ना फंड हाउसेज हैं, पुराने फंड हाउसेज हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट टीम है, सेक्टर एलोकेशन अच्छा किया है, स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा किया है, उनका परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। आप देख लें सारे ग्रोथ स्टाइल वाले का आपको परफॉर्मेंस वापस आता दिखेगा और 1-2 महीने में और भी इम्प्रूव होगा उनका परफॉर्मेंस। और कोटक का तो परफॉर्मेंस ठीक चल ही रहा है और मोतीलाल तो फिलहाल सुपरस्टार बना हुआ है। क्वांट का तो परफॉर्मेंस ऑफकोर्स लास्ट 3-6 मंथ्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ अभी भी ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस इनका अच्छा चल रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने ये रिटर्न्स लिया है एज ऑन 31 मार्च 2020, तो जब कोविड के कारण स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह से गिरे थे उस समय का है। देखते हैं डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस का देखिए डाउन साइड प्रोटेक्शन, हाँ बेंचमार्क 27 के आसपास गिरा था लास्ट 1 ईयर में। ये फंड 10% से भी कम गिरा था, तो क्रेडिट तो जाता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा था। उसी तरह से केनरा रूपी को देखे, एडिलवाइस देखे, इन्वेस्को, कोटक, मिरे और क्वांटिन सभी का डाउन साइड प्रोटेक्शन उस समय अच्छा था। जो भी रेड कलर से हाईलाइट मैंने किया है वहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था उन फंड्स का। अब यहाँ पे ये फंड्स तो हैं, अब इन फंड्स का भी कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, हमें अपने पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल फंड सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए और भी डिटेल्स चेक करते हैं ताकि पता चल सके कि भाई मेरे पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। तो सबसे पहले रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा 5 ईयर और 10 ईयर का आप चेक कर रहे हैं, तो इन दोनों से रिस्क पता चलता है, जितना कम है उतना अच्छा है। शार्प रेशियो अल्फा से आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और बेंचमार्क को किस मार्जिन से बीट कर रहा है फंड वो पता चलता है। तो शार्प रेशियो अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो देखिए परफॉर्मेंस वाइज तो ऑल 5 फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मतलब रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स मोतीलाल और क्वांट का परफॉर्मेंस 5 ईयर में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ये जो ऊपर के 3 फंड्स हैं इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इससे आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पता चलेगा। तो देखिए ये जो बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, इसका पी रेशियो है 30 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप AUM देखेंगे, सबसे पहले मैंने AUM लिखा है, तो AUM के मामले में केनरा और कोटक का AUM बड़ा हो चुका है, लेकिन कोई मेजर कंसर्न नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप्स में होता है और मिड कैप्स में होता है। तो फिलहाल AUM कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्वांट का बहुत छोटा है रिलेटिवली और मोतीलाल का भी छोटा AUM है। पी रेशियो चेक कर लेते हैं। तो देखिए मोतीलाल का देखिए 69 है पी रेशियो। मतलब ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग तो हम एक्सिस को जानते थे ना, बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन ये तो दूसरे लीग का है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है। और एक्सिस केनरा का तो ऑफकोर्स ज़्यादा रहता है, ये तो ज़्यादा है रिलेटिवली, कोटक का कम है। यहाँ पे टर्नओवर रेशियो देखिए, क्वांट तो हमें पता ही है ना, ऑलमोस्ट 180% का है, बहुत ज़्यादा होता है। मोतीलाल ओसवाल का भी ज़्यादा होता है 95%, बाकियों का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए टॉप के 3 फंड्स से इक्विटी देखें, मतलब टोटल एसेट का कितना इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो टॉप के 4 फंड्स का तो पूरी तरह से इन्वेस्टेड है, 2-3% तो वो रखते हैं ना रिडेम्पशंस के लिए, तो पूरी तरह से ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड है। क्वांट का अभी भी कैश में बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 93% इक्विटी में है। नंबर ऑफ स्टॉक्स भी इंटरेस्टिंग है। एक्सिस का देखिए 123। देखिए एक्सिस ग्रोथ का नंबर ऑफ स्टॉक्स इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि फॉरेन इक्विटी में भी वो 11% के आसपास ही एक्सपोजर लेते हैं। फॉरेन स्टॉक्स में इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट में होता है, इसीलिए बहुत सारे फॉरेन स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए नंबर ऑफ स्टॉक्स इतना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और इन दोनों का भी ठीक है, 82 है, मतलब ज़्यादा है, 68 है, जबकि इन दोनों का देखिए बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, मोतीलाल ओसवाल और क्वांट का। तो देखिए जब कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे रिस्क आपका बहुत बढ़ जाएगा। देखिए एक है म्यूचुअल फंड, एक है PMS और एक है स्मॉल केस, ठीक है।
तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो उसके लिए आप स्मॉल केस देख सकते हैं। छोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना है, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो पीएमएस देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जनरली हम जाते हैं जब ऑफकोर्स रिटर्न तो चाहिए लेकिन रिस्क भी थोड़ा कम चाहिए, ठीक है, थोड़ा कम रिस्क लेकर थोड़ा कम रिटर्न। जनरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का यही तरीका है, इसी सोच के साथ हम करते हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़ा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 29-30 वाले जो स्टॉक्स है ना, यहाँ पे मोस्टली वो स्मॉल केस बन गया या फिर पीएमएस की तरह आपका पोर्टफोलियो बन गया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लिए जा रहे हैं स्टॉक्स में। यानी स्टॉक पोर्टफोलियो जो हम चेक करेंगे तो क्लियरली आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट ये आप समझ लें कि यहाँ पे रिलेटिवली अगर आप देखें तो रिस्क इन दोनों ही फंड्स में ज़्यादा है। और खासकर मोतीलाल ओसवाल पी रेशियो देखें ना, इतना ज़्यादा है। मतलब ये बात सही है कि जब तक इन स्टॉक्स का चलेगा चलेगा, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो गिरावट भी अच्छा खासा आ सकता है। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप एलोकेशन, यहाँ भी इंटरेस्टिंग है। मोतीलाल ओसवाल इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट कर रहा है देखिए स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर, तो ये पूरा मल्टी कैप फंड बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ, और केनरा ने भी स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया, बाकियों का स्मॉल कैप में कोई खास एक्सपोजर नहीं है। तो देखिए इन चीज़ों से आपको पता चलेगा ना कि ये रिटर्न जो हाई रिटर्न आ रहा है कैसे आ रहा है, फंड कैसे जनरेट कर रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों से कंफर्टेबल हैं तो ऑफ कोर्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो एक्सेस में देखिए जो फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर मैंने बोला 11% ना, वो आपको बिल्कुल नीचे मिलेगा, क्योंकि हर एक जो स्टॉक्स हैं फॉरेन के स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत कम है, तो टॉप में आपको नहीं मिलेगा। मोस्टली ऊपर आपको यहाँ पे लार्ज कैप्स मिल रहे हैं। केनरा रूबिको में भी मोस्टली आपको लार्ज कैप्स मिल रहे हैं, और पीएसयूज भी आपको ऊपर के पोर्टफोलियो में मिल रहा है। और कोटक में भी मोस्टली आपको लार्ज कैप्स मिल रहे हैं, यहाँ भी पीएसयूज है, ऊपर आपको कुछ दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल का बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ टॉप होल्डिंग्स में देखिए कितना ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया है, और खासकर तब जब इन सारे स्टॉक्स का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो देखिए स्टॉक्स, ये जो कंपनीज हैं परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, और ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में आपको ये मिलेंगे भी ये स्टॉक्स। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एडवांटेज उठाना चाहिए। लेकिन अगेन ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ना, मतलब ये कोई पीएमएस नहीं है या फिर स्मॉल केस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियली ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ चुका है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो थोड़ा सा एक्सपोजर आइडियली हमें कम रखना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और उसी के कारण रिटर्न भी ज़्यादा आ रहा है। क्वांट का तो देखिए पोर्टफोलियो आपको पता है ना, ज़्यादातर इक्विटी स्कीम का सेम। रिलायंस आपको ऑलमोस्ट 10% मिलेगा। आईटीसी में आजकल इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया है। एलआईसी में है, आईआरबी इंफ्रा है, अदानी पावर है, जियो है, सेम तरह का पोर्टफोलियो यहाँ पे है। क्वांट भी देखिए इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफ़ी हद तक अलग होता है दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम से। तो अगर आप क्वांट के किसी भी स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले समझ लें कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। तो इसके लिए डिटेल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। क्वांट सर्च में जाकर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छी तरह से देखें और समझें। देखिए क्वांट का जो भी रिटर्न्स मोस्टली ज़्यादातर आया है ना, वो बुल रन में आया था, कोविड के बाद से। बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया, और उस समय भी हम लोगों ने ये बोला था कि जब मार्केट गिरेगा या वोलाटाइल होगा उस समय असल टेस्ट होगा कि उस समय ये फंड कैसा देता है। तो देखिए फ्रंट फुट पे खेलने वाला ये फंड है ना, मतलब आगे बढ़कर वो 6 लगा रहा था, लेकिन अब मार्केट बिल्कुल अलग हो गया, बदल गया। तो अब ये बिल्कुल ही बैक फुट पर चलकर डिफेंसिव खेल रहा है ना। कैश का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, लार्ज कैप्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रख लिया है, तो परफॉर्मेंस लास्ट 3-6 मंथ्स में बुरी तरह से हिट हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई 3-4 ईयर्स में रिटर्न तो अच्छा दिया है, और 3 to 6 मंथ्स के अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी फंड को हम जज नहीं कर सकते। आइडियली हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। देखते हैं जब मार्केट यहाँ से थोड़ा रिकवर करता है उस समय ये इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इस वीडियो में जानेंगे हम बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो एज ऑलवेज हमारा एजुकेशनल चैनल है, तो सिर्फ मैं आपको कुछ नाम नहीं बताने जा रहा हूँ फ्लैक्सी कैप फंड्स के, बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस दिखाऊंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि हमने किस बेसिस पे इन टॉप फ्लैक्सी कैप फंड्स को सेलेक्ट किया है। अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब तो लास्ट में जाएं, आपको बेस्ट फंड्स का डिटेल मिल जाएगा। और अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें जानना होगा कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं, और तभी हमें पता चलेगा कि हमें इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। फ्लेक्सी कैप फंड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फ्लेक्सी कैप, तो ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बेसिस मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे आप जब लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही होगा ना। मार्केट कंडीशन कैसा भी हो, फंड मैनेजर को लग रहा है कि लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, फिर भी उसे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही करना होगा। उसी तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप के फंड जो हैं वहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ही करना होगा। मान लीजिए फंड मैनेजर को लग रहा है कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है मिड कैप, स्मॉल कैप, अब आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो सकता है, उसके बाद भी वो अपना एक्सपोजर ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे मिड कैप, स्मॉल कैप में, क्योंकि वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर बेसिस मार्केट कंडीशन कोई भी एलोकेशन ले सकता है। इसीलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स को इक्विटी फंड्स में बहुत अच्छा ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स भी प्योर इक्विटी फंड्स हैं, दैट इज ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट या फिर एग्रेसिव है तभी इन्वेस्टमेंट करें, और साथ ही इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा जरूर हो। यहाँ पे आप उन सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे इन फंड्स का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, और साथ ही इनके डायरेक्ट प्लान का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बेंचमार्क के मुकाबले ये फंड्स परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। हमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं, जिन्होंने 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, और साथ ही वैसे फंड्स जो कि बहुत छोटे फंड है AUM वाइज, जिनका AUM 500 करोड़ से भी कम है। देखिए, अगर किसी ने नए फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसने 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो वहाँ कंसर्न नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है तब वहाँ पे हमें डिटेल रिव्यू करना चाहिए। और देखिए, छोटे AUM के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर मार्केट ज़्यादा गिर गया तो ऑलरेडी AUM बहुत छोटा है, मतलब जो थोड़ा बहुत AUM है वो भी खत्म हो जाएगा, तो फंड मैनेजर को उसे मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे जिन फंड्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं उनके 1 ईयर को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अगर उस पीरियड में वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे तो कंसर्न नहीं होना चाहिए ना कि बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तब तो परफॉर्मेंस ठीक है। आगे देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा आता है। अभी तक परफॉर्मेंस ठीक है। यहाँ पे देखिए, सैमको का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना लास्ट 1 ईयर, तो मैंने बिल्कुल रेड कलर से हाईलाइट किया, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसी तरह से श्रीराम और सुंदरम भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं लास्ट 1 ईयर में। और यहाँ पे देखिए, मेरे ऑल्दो बीट नहीं कर पा रहा है लेकिन बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है। नावी का भी देखिए तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न है। तो नाउ देख लेते हैं कि इन फंड्स को रिमूव करने के बाद कौन कौन से फंड्स बचते हैं। तो देखिए, ये फंड्स हैं हमारे पास। अगेन हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो इन फंड्स में से हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए। हर एक होराइजन में बीट करना अगर नहीं भी करता है तो चलता है, कभी कभी किसी फंड में अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, वो चलता है, लेकिन ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे ये फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक डिटेल मैं शो करना चाहूँगा, एक्सेस फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था कुछ समय पहले अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, लेकिन अब देखिए लास्ट 1 ईयर बेंचमार्क को ये फंड बीट कर पा रहा है, लेकिन 3 ईयर में देखिए अभी भी कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो इससे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ग्रोथ और वैल्यू मैंने आपको बताया था कि दिसंबर तक मोस्टली
ग्रोथ वाले जो वैसे फंड्स जो कि अपना इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक से कर रहे हैं। देखिए अगर किसी ने पोर्टफोलियो ही अच्छा नहीं बनाया है तब तो ग्रोथ हो वैल्यू हो डजेंट मैटर, उसका परफॉर्मेंस ही नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी ने पोर्टफोलियो ठीक ठाक से बनाया है ग्रोथ वाले, तो वहाँ पे आप देखेंगे ग्रोथ जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वाले फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस वापस आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए एक्सिस फ्लेक्सी कैप जो कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहाँ परफॉर्मेंस वापस आया है। ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ अच्छे क्वालिटी के फंड्स। इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो इन फंड्स को बुरा नहीं बोला जाएगा। नाउ अगेन हमें टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो इनमें से वैसे फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। नंबर 1 जो कि लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मतलब एटलीस्ट 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो जैसे 2 फंड्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, देखिए परफॉर्मेंस तो इनका ठीक है, उसी तरह से आईसीआईसीआई, दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो इसके कारण हम रिमूव करेंगे। आपको पता चलेगा मैं क्यों रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि 5 और 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड हम आने वाले स्लाइड्स में चेक करेंगे, इसीलिए। लेकिन हाँ, करंट परफॉर्मेंस वाइज दोनों फंड्स अच्छा कर रहे हैं। और साथ ही वैसे फंड्स को भी हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को एटलीस्ट 2% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई भी फंड अपने बेंचमार्क को जितने बड़े मार्जिन से बीट कर सके उतना अच्छा है ना, वो फंड उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पर उन सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए इन फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट नहीं किया क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे ये बुरे फंड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हाईलाइटेड फंड्स है सभी फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 7 टॉप फंड्स। नाउ इन 7 टॉप फंड्स का हम कुछ और डिटेल्स चेक करेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप फंड हम किसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इन फंड्स का 5 ईयर और 10 ईयर का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स है ना, तो यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर और लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स। तो इसीलिए मैंने 5 ईयर और 10 ईयर का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स यहाँ पे लिया हुआ है इन फंड्स का। तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से हम रिस्क चेक करते हैं, जितना कम हो उससे पता चल रहा है कि उतना कम रिस्क है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है ना कि जो एवरेज रिटर्न है, मीन रिटर्न है, उससे रिटर्न कितना ज़्यादा ऊपर या नीचे आता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में जब रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके कारण भी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा हो जाएगा, और रिटर्न बहुत कम आ रहा है उसके कारण भी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़कर आएगा। दोनों को, अपसाइड और डाउन साइड दोनों को ये कैप्चर करता है स्टैंडर्ड डिविएशन। जितना ज़्यादा होगा उससे पता चल रहा है कि उतना ज़्यादा वोलाटाइल है वो फंड। बीटा अगेन इंडेक्स के मुकाबले इस फंड का मूवमेंट कैसा, ये आपको पता चलता है। तो इंडेक्स का जो बीटा लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 से कम है, मतलब इंडेक्स के मुकाबले वो कम वोलाटाइल है। शार्प रेशियो से हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पता चलता है, मतलब कि कोई भी फंड जो रिटर्न जनरेट कर रहा है उसके लिए कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन 1 से ज़्यादा अगर शार्प रेशियो है तो उसे अच्छा माना जाता है, और 2 के आसपास अगर शार्प रेशियो है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अल्फा का मतलब हुआ कि बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का आउट परफॉर्मेंस जनरेट कर रहा है। अगेन जितना ज़्यादा अल्फा है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इन 7 फंड्स का परफॉर्मेंस देखते हैं तो किसका परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छा लगेगा। तो अल्फा और शार्प रेशियो अगर आप देखें, देखिए जेएम फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख और क्वांट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे 5 ईयर और 10 ईयर में, तो इन दोनों का परफॉर्मेंस रिलेटिवली, देखिए परफॉर्मेंस सभी का अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए 7 में आए हैं ये सारे फंड, लेकिन रिलेटिवली इन 3 फंड्स का परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स। तो यहाँ पे अगर इन फंड्स में से कोई फंड हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फंड हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। तो कुछ और डिटेल्स हम चेक करते हैं इन फंड्स का। तो देखिए टर्नओवर रेशियो यहाँ चेक कर सकते हैं। टर्नओवर रेशियो से हमें पता चलता है कि कोई भी फंड या फिर फंड मैनेजर 1 साल में कितना ज़्यादा स्टॉक्स का बाय एंड सेल करता है। तो अगर टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि स्टॉक्स का बाय सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड कितना कम है टर्नओवर रेशियो, मतलब कि ज़्यादा बाय सेल नहीं हो रहा है। जबकि जेएम और क्वांट का देखिए कितना ज़्यादा है, मतलब बाय सेल बहुत ज़्यादा करते हैं ये अपने पोर्टफोलियो में। ये देखिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कि पता चलेगा कि वैल्यू स्टाइल या फिर ग्रोथ स्टाइल को फॉलो कर रहा है वो फंड। तो ज़्यादा है तो पता चलेगा कि ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करता है, कम है तो वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कितना कम है इसका पराग पारेख। तो पराग पारेख जो एएमसी है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, इसीलिए कम है, जबकि इन दोनों का देखिए रिलेटिवली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एसेट एलोकेशन देखिए, इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है, डेट में कितना और कैश में कितना है। तो यहाँ पे देखिए पराग पारेख
और क्वांट का अगर आप देखेंगे ना तो डेट और कैश में इनका एलोकेशन देखिए रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एलोकेशन लिया हुआ है, खासकर पराग पारिक तो बहुत ज़्यादा और क्वांट का भी ज़्यादा है, जबकि जेएम फाइनेंशियल पूरी तरह से ऑलमोस्ट पूरी तरह से इन्वेस्टेड है। यहाँ पे देखिए अगेन मार्केट कैप एलोकेशन कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर ले रहे हैं ये। पराग पारिक का देखिए पूरा का पूरा ऑलमोस्ट लार्ज कैप में एक्सपोजर है, यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत कम एक्सपोजर है। जेएम फ्लेक्सी कैप देखिए ये ना मल्टी कैप फंड की तरह ऑलमोस्ट काम कर रहा है। लार्ज कैप में तो एक्सपोजर है, लेकिन मिड कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। और क्वांट का अगर देखेंगे तो यहाँ पे लार्ज कैप में एक्सपोजर लिया गया है और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा लिया गया है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि फ्लैक्सी कैप फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मोस्टली लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं, तो फ्लैक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको ऐसा फ्लैक्सी कैप फंड चाहिए जहाँ की मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, तो उसके लिए जेएम फ्लैक्सी कैप कंसिडर किया जा सकता है। और एक ऐसा फ्लैक्सी कैप फंड जिसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर स्ट्रैटेजी दूसरे फंड से थोड़ा अलग हो, ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस करे पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पे क्वांट जैसे फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए इनका पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं, इससे भी पता चलेगा कि आपके लिए ये फंड सूटेबल है कि नहीं। लाइक पराग पारिक देखिए ना, यहाँ पे आपको PSUs भी अच्छा खासा मिल रहा है। लाइक पावर ग्रिड में देखिए 7% का एक्सपोजर है, कोल इंडिया में भी 6.5% का एक्सपोजर है। और यहाँ पे बैंक्स देखिए HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक बैंक में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे पराग पारिक का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग चेक कर सकते हैं। मेटा दैट इज फेसबुक, अल्फाबेट दैट इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, तो 12.4% के आसपास का फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर है। तो अगर आपको फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए तभी इस फंड को आप कंसिडर करें। और जेएम फ्लैक्सी कैप देखिए, यहाँ भी आपको बैंक में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है, HDFC, ICICI, SBI। और क्वांट का पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स इनका तो रिलेटिवली थोड़ा अलग रहता है पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे आपको बैंक नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ फाइनेंशियल में एक्सपोजर है। लाइक बजाज फाइनेंस में देखिए अच्छा खासा है, LIC में देखिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है, अदानी ग्रुप में यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर है, ITC में ऑलमोस्ट 9% का एक्सपोजर है। तो पोर्टफोलियो वाइज ऑफ कोर्स क्वांट का पोर्टफोलियो आपको ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। बेस्ट मिड कैप फंड फॉर 2025। एज ऑलवेज सर मैं नाम नहीं बताने जा रहा हूँ, बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो जितने भी मिड कैप के फंड्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है, उन सारे मिड कैप फंड्स का डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके कि म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करते वक्त या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे फंड्स जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप के फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप के स्टॉक्स में कर रहे हैं। तो मिड कैप के स्टॉक्स स्मॉल कैप के स्टॉक्स के मुकाबले तो कम रिस्की होते हैं, लेकिन लार्ज कैप के स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसीलिए मिड कैप फंड्स को रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का हो, दैट इज़ अबाउट 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का हो, और साथ ही आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो। ज़्यादातर मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। तो इस इंडेक्स का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो वो है 41 के आसपास। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत लोगों का क्वेरी आता है कितना ज़्यादा वैल्यूएशन है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है मिड कैप का, तो क्या हमें यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइमिंग द मार्केट और दूसरा होता है टाइम इन द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट क्या हुआ कि जब मार्केट गिरा रहेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मार्केट ऊपर रहेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्केट को टाइम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है टाइम इन द मार्केट। मार्केट किसी भी कंडीशन में ऊपर है, नीचे है, डजेंट मैटर, मैं इन्वेस्टेड रहूँगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर। तो देखिए अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसे मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो उसके लिए टाइम इन द मार्केट ही बेस्ट है। इनफैक्ट सभी इन्वेस्टर्स के लिए टाइम इन द मार्केट ही बेस्ट है, लेकिन हाँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइमिंग द मार्केट बहुत डिफिकल्ट है। इवन जो सबसे बड़े सो कॉल्ड मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी कंसिस्टेंटली इसे कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए
कोई भी मार्केट कंडीशन हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टेड रहें। सबसे पहले आप अपना ना रिस्क प्रोफाइल डिसाइड कर लें, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लें, उसके बाद डिसाइड करें कि एसेट एलोकेशन कैसा होगा, लाइक इक्विटी में कैसा कितना इन्वेस्ट करेंगे, डेट में कितना इन्वेस्ट करेंगे, और इक्विटी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करेंगे, ये पहले से डिसाइड करना है और उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे बात तो सही है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक होता है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा होता है STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, और तीसरा होता है लम सम। तो देखिए, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर, तो ज़्यादातर केसेस में तो आप SIP करते हैं। तो SIP का मतलब ही है कि मार्केट ऊपर है, नीचे है, किसी भी मार्केट कंडीशन में आप इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आप एवरेजिंग कर सकें, यहाँ आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, वो भी मिनिमम 6 मंथ्स का होता है, या तो 6 मंथ्स का करें या फिर 1 ईयर का करें। तो वहाँ भी मार्केट को आप टाइम कर नहीं रहे हैं। मार्केट ठीक है, बहुत ऊपर है, लेकिन ऐसा थोड़ी हमेशा ऊपर रहेगा। 1-2 महीने में अब जो भी गिरना होगा मोस्टली 1-2-3 महीने में गिर जाएगा। तो एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं कि मार्केट कब गिरेगा, कब ऊपर जाएगा। इसीलिए अगर कोई SIP नहीं कर रहा है, बड़ा पैसा है, तो STP कर सकता है, 6 मंथ्स का STP। अगर आप और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का STP कर दें। यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि वैल्यूएशन जब बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे लमसम अगर अवॉइड करें तो अच्छा है, ठीक है। एक साथ कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करे। अगर आप करना भी चाहते हैं तो उस पैसे को 3 to 4 ट्रांचेज में ब्रेक डाउन कर दें ना। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, तो 10 लाख को 2.5 लाख के 4 ट्रांचेज में डिवाइड कर दो, और कुछ कुछ दिनों पे उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वही होगा, SIP कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, और STP अगर कर दे 6 मंथ्स 12 मंथ्स का, वो भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ लमसम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप उन सारे मिड कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टॉप फंड सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ फंड्स रिमूव करने होंगे। इतने सारे फंड्स हैं तो कुछ ही फंड हमें चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM बहुत छोटा है, 500 करोड़ से भी कम है, और साथ ही वैसे फंड जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट 3 ईयर्स भी अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो देखिए मैंने उन फंड्स को हाईलाइट किया हुआ है, लाइक बंधन, कैनरा रोबेको, JM, LIC या व्हाइट ओक। देखिए इन फंड्स को रिमूव कर रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये खराब फंड्स हैं, ठीक है। मैंने पैरामीटर्स आपको बताया किस आधार पे हम हटा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भी परफॉर्मेंस अवेलेबल है, अगर वहाँ पर देखिए बंधन लाइक देखिए बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, कैनरा रोबेको बेंचमार्क से थोड़ा ही अंडर परफॉर्मेंस है, कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। JM का भी देखें तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, LIC भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है, व्हाइट ओक भी बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो देखिए इस तरह के फंड्स में अगर ऑलरेडी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, तब तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, वहाँ तो इशू नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर बेस्ट फंड सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होगा। तो उसके लिए हम इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए ये बच गए कुछ और फंड्स हमारे पास। तो इन फंड्स में अब कुछ फंड्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसका एक बेस्ट तरीका ये है कि ये लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, 1, 3, 5, 10 ईयर्स का। तो इसमें देखिए जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि भाई वो जो फंड है ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट करे। तो एक्टिवली मैनेज फंड में हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ज़्यादातर होराइजन में बीट नहीं कर पा रहा है, तब तो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है जहाँ की ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क में आपको 2 रिटर्न्स दिख रहे होंगे ना, ये रिटर्न अलग है, ये वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो कैटेगरीज है वहाँ पे आपको 2 बेंचमार्क देखने को मिलेगा। एक NSE का बेंचमार्क होता है, एक BSE का बेंचमार्क होता है। ज़्यादातर NSE का बेंचमार्क ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बेंचमार्क है NSE मिड कैप 150। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर आपको रेट दिखेगा, मतलब कि करेंटली अगर आप परफॉर्मेंस देखें ज़्यादातर मिड कैप फंड्स का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो इन सारे फंड्स में हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए उन सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो बहुत सारे फंड्स हैं, इनका रिटर्न्स आप देख सकते हैं ना, ज़्यादातर रेड कलर है, तो मतलब कि पर्टिकुलर होराइजन में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप फंड वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो लाइक आदित्य बिरला देखिए ना, 3 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लास्ट 1 ईयर में तो परफॉर्मेंस ठीक है,
लेकिन देखिए 3 ईयर में कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 5 ईयर में देखें, 10 ईयर, सभी जगह अंडर परफॉर्मेंस है। तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा फंड तो इसको हम बोल नहीं सकते हैं। एक्सिस मिड कैप देखिए यहाँ भी अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ इसके साथ प्लस पॉइंट एटलीस्ट ये है कि अब इसका परफॉर्मेंस वापस आने लगा है। लास्ट 1 ईयर में देखिए, पहले बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था ना एक्सिस के फंड्स में। मैंने आप लोग को बताया था कि जो ग्रोथ स्टाइल वाले फंड्स हैं, जिनका पोर्टफोलियो अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा जरूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो खराब है तब तो कोई भी स्टाइल आप कर ले हमेशा अंडर परफॉर्मेंस आएगा। तो अगर एटलीस्ट पोर्टफोलियो अगर ठीक ठाक है, तो मैंने बोला था कि दिसंबर जैन तक परफॉर्मेंस आपको वापस आएगा। और यहाँ पे देखिए एक्सिस के ज़्यादातर फंड्स को अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस कुछ फंड्स का वापस आने लगा है। तो यहाँ भी परफॉर्मेंस वापस आया है, बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऑफकोर्स अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। बड़ौदा देखिए उसी तरह से 3 होराइजन्स में अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ यहाँ पे एटलीस्ट एक ये बात है बड़ौदा में ना, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है देखिए हमेशा। तो ये फंड थोड़ा भी और अच्छा परफॉर्मेंस देगा ना तो मोस्टली सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। देखिए किसी फंड का आप रिव्यू करें तो ये चीज़ें देखें, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बेंचमार्क के बिल्कुल पास का रिटर्न है। अगर ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तब वो कंसर्न है, अगर बिल्कुल पास का रिटर्न है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए ना। एक साल में भी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आएगा तो सारे बेंचमार्क को बीट कर पाएगा वो फंड। डीएसपी देखिए, डीएसपी अगेन ऑल 4 होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ मिड कैप का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले इंप्रूव तो हुआ है। पहले और ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस था, पहले का इसका परफॉर्मेंस देखिएगा ना, लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ भी परफॉर्मेंस वापस आया है। एडलवाइस का तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। फ्रैंकलिन का भी देखिए अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब 1 ईयर में तो बीट कर पा रहा है, 3 ईयर में भी ठीक परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के आसपास, लेकिन हाँ 5 ईयर और 10 ईयर दोनों जगह अंडर परफॉर्मेंस है। एचडीएफसी का तो परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। एचएसबीसी का अगर देखें तो 1 ईयर और 3 ईयर में तो परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन यहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस है। 5 ईयर में तो अच्छा अंडर परफॉर्मेंस है, 10 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड अगेन 1 ईयर में तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन बाकी होराइजन्स में अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है इस फंड का। इन्वेस्को का परफॉर्मेंस अच्छा है, सारे होराइजन में बीट कर पा रहा है। आईटीआई मिड कैप परफॉर्मेंस अच्छा है, दोनों होराइजन में बीट कर पा रहा है, लेकिन इसे ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसे और महिंद्रा मनुलाइफ, इनके दोनों को अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, वो इसलिए क्योंकि दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा है ना, सारे होराइजन में बीट कर पा रहे हैं। लेकिन मिड कैप में मैं 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो भी परफॉर्मेंस फिलहाल अभी तक अवेलेबल है, दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। मिरे का देखिए अगेन अंडर परफॉर्मेंस है, यहाँ भी सारे होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका ही परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क के आसपास ही है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा है 1 ईयर में एटलीस्ट। मोतीलाल और निपॉन का तो परफॉर्मेंस ठीक है। पीजीआई में अगेन अंडर परफॉर्मेंस है, देखिए 1 ईयर में अभी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में भी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। क्वांट मिड कैप देखें तो क्वांट तो आपको पता है ना, लास्ट 3 to 6 मंथ्स परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुआ है कुछ फंड्स का क्वांट में, इसीलिए लास्ट 1 ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। इन बाकी होराइजन में परफॉर्मेंस ठीक है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इनका भी अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। बट हाँ लॉन्ग टर्म अगर आप कुछ समय पहले इनका परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट हाँ रिसेंट टाइम्स का बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, इसीलिए सारे होराइजन्स में ही ये फंड भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। और नीचे के सारे ये फंड्स इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगा फंड को चेक करें, अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के मुकाबले कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर 2-3 होराइजन में ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तो वहाँ पे बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए, वहाँ पे चेक करें कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है। अगर लग रहा है कि नहीं ऐसा ही चल रहा है, आने वाले समय में भी ऐसा ही चलेगा, तो वहाँ पे बिल्कुल कॉल लेना चाहिए कि फंड का क्या करना है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में भी तो परफॉर्मेंस चेक करना है, तो मैंने एनएवी डेट लिया है 31 मार्च 2020, कोविड के समय ना स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा था। देखिए मिड कैप का इंडाइसिस 35%, 31% के आसपास गिरा था, इसीलिए बोलता हूँ मिड कैप बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए डाउन साइड प्रोटेक्शन किसका अच्छा है, उस समय देखिए एक्सिस मिड कैप फंड सिर्फ 9% के आसपास गिरा था, इसका 3 ईयर 5 ईयर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस था एक्सिस का। लेकिन हाँ इसके बाद से ही अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है इनका, और फिर से थोड़ा परफॉर्मेंस वापस आने लगा है। और देखिए एचडीएफसी मिड कैप देखिए बहुत ज़्यादा रिलेटिवली, मतलब बेंचमार्क से तो कम गिरा है, लेकिन हाँ रिलेटिवली दूसरे फंड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरा। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप बहुत ज़्यादा गिरा है, निपॉन में भी गिरावट है, क्वांट में गिरावट है, एसबीआई मैग्नम में बहुत ज़्यादा गिरावट है। आदित्य बिरला को देखिए ना बेंचमार्क के बिल्कुल आसपास में गिरा हुआ है 33%, बहुत ज़्यादा गिरावट था यहाँ पे।
ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो देखिए 7 फंड्स तो हमने सेलेक्ट कर लिया, परफॉर्मेंस वाइज, पास्ट परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो यहाँ पे इनमें से अगर किसी को एक फंड सेलेक्ट करना हो तो कुछ और डिटेल्स हमें चेक करना होगा। तो इन डिटेल्स को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको खुद के लिए एक अच्छा मिड कैप फंड सेलेक्ट करने में काफ़ी सहूलियत होगी। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मैंने पी रेशियो मेंशन किया है ना, ये है निफ्टी मिड कैप 150, इनका इंडेक्स है। पी रेशियो देखिए 41.6, बहुत ज़्यादा है वैल्यूएशंस। और यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखें सबसे आगे तो पी रेशियो मैंने लिया है, फिर टर्नओवर रेशियो लिया है, इक्विटी में कितना एक्सपोजर है और नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इनके पोर्टफोलियो में, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए स्कीम वाइज अगर आप पी रेशियो देखें तो आपको ये देखना है कि ये जो पी रेशियो है इंडेक्स फंड का, इसके आसपास किसका है और इससे कम किसका है, इससे ज़्यादा किसका है। तो अगर इससे बहुत ज़्यादा है किसी का तो मतलब वहाँ पे और भी ज़्यादा वेरी हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगर इससे काफ़ी कम है तो मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा है। स्कीम वाइज अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो देखिए एचडीएफसी का कितना कम है, हमें पता है एचडीएफसी में वैल्यू ना स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए देखिए बहुत कम पी रेशियो है। निपॉन का देखिए पी रेशियो का भी कम है, वैल्यू स्टॉक्स में ज़्यादा एक्सपोजर है। जबकि मोतीलाल ओसवाल का बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। टर्नओवर रेशियो देखिए, जो पुराने एमसीज हैं ना, बड़े वाले एमसी देखिए इनका टर्नओवर रेशियो बहुत कम है। ये लोग बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीद लिया, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है डजेंट मैटर, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। इन्हें उम्मीद है कि अच्छे क्वालिटी का अगर स्टॉक है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे। तो ये है इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल। जबकि जो रिलेटिवली नए वाले हैं, छोटे ईएम वाले, उनका देखिए कितना ज़्यादा है। एडिलवाइस का तो फिर भी 50% है, लेकिन उसके नीचे देखिए ना, इन्वेस्को 87%, मोतीलाल 95%, क्वांट 105%। टर्नओवर रेशियो मीन्स ये जो स्टॉक्स का बाय एंड सेल 1 ईयर में कितना ज़्यादा करते हैं। तो ये स्टॉक्स का अगर टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है मतलब कि स्टॉक्स का बाय सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है ना, एक होता है कि भाई इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, दूसरा होता है कि जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते रहेंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स चर्निंग बहुत ज़्यादा है, चर्निंग ज़्यादा करने से उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई फंड चर्निंग करके बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तब तो उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो देखिए ये जो डिटेल्स मैं दिखा रहा हूँ ना, इसे अच्छा खराब नहीं माने, इससे सिर्फ आपको पता चलता है कि फंड मैनेजर या फिर उस फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट स्टाइल या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी अगर फंड मैनेजर यूज़ कर रहा है, अगर उससे वो अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तब तो अच्छा है। लेकिन हाँ, उससे अगर आप रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तब तो अच्छा नहीं। इस तरह से देखिए, इक्विटी मीन्स जो भी टोटल एयूएम है उसका कितना परसेंट इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एचडीएफसी ने रिलेटिवली कम कैश कॉल यहाँ पे लिया है इन्होंने, क्वांट ने भी कैश कॉल लिया है, सिर्फ 92% का इक्विटी में एक्सपोजर। बाकी ना जो फंड्स हैं उन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है, वो इन्वेस्टेड है। सिर्फ 2 फंड्स हैं इसमें जो कि कैश में ज़्यादा पैसा रखे हुए हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए, तो ऊपर का अगर आप देखिएगा 494 का, तो ये तो वेरी मतलब डाइवर्सिफाइड, ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। जबकि नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रहे हैं। खासकर मोतीलाल ओसवाल क्वांट का नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है। काफ़ी लोग आपको ऐसा बोलेंगे ना कि 25 स्टॉक्स मैक्सिमम होने चाहिए, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा मिल जाता है, रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। ये बात सही है, गलत नहीं है। लेकिन देखिए ये स्टॉक पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अगर कोई बहुत नॉलेजेबल बंदा है, सालों से इन्वेस्टिंग कर रहा है, वो खुद का स्टॉक पोर्टफोलियो बना रहा है तो 25 के आसपास चलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड ना इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कि रिस्क थोड़ा हम कम लें स्टॉक्स के मुकाबले, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है, रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे अगर थोड़ा स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक थोड़ा ज़्यादा है तो मेरे अनुसार एटलीस्ट वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं हो ठीक है, लेकिन अगर 40, 50, 60 स्टॉक्स के आसपास है तो बुरा नहीं माना जाएगा, म्यूचुअल फंड्स के लिए उसे अच्छा माना जाएगा। इनफैक्ट अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम है तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, एक एक स्टॉक्स में आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं। तो अगर कॉल आपका सही जाता है तब तो अच्छी बात है, बहुत हाई रिटर्न जनरेट करेंगे। लेकिन कॉल अगर गलत जाता है तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो भी बुरी तरह से हिट होगा, और ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें, टर्नओवर रेशियो देखें, तो मोतीलाल ओसवाल और क्वांट को रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की माना जाएगा। तो एक तो मिड कैप के फंड्स ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, उसमें भी अगर आप और ज़्यादा रिस्क लेके थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे ही इस तरह के फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा होगा।
और थोड़ा स्टेबल रिटर्न चाहिए, अननेसेसरी रिस्क नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप ऊपर वाले फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ज़्यादा है, टर्नओवर रेशियो भी ज़्यादा नहीं है और पी रेशियो भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं इन फंड्स का, जिससे पता चले कि इन फंड्स में भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो टॉप के ऊपर 3 फंड्स हैं ना, बहुत पुराने फंड हाउसेस हैं, एवं बड़ा है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। जबकि नीचे वाले अगर आप देखेंगे तो ये भी, इनका भी एवं बड़ा हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ रिलेटिवली आप इनके मुकाबले छोटा एवं है और थोड़े नए एएमसीज हैं। यहाँ आप रिस्क चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स जो एवरेज परफॉर्मेंस है, एवरेज रिटर्न है, उसके मुकाबले कितना ज़्यादा डिविएशन है। मतलब मान लीजिए एवरेज जो मीन रिटर्न है उससे कितना ज़्यादा ऊपर या नीचे जा रहा है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन। जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा रिस्की माना जाएगा। बीटा बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा डिविएशन है रिटर्न्स में। बेंचमार्क का जो बीटा होता है 1 होता है, तो बेंचमार्क के मुकाबले सभी जगह ये रिलेटिवली कम वोलाटाइल है, क्योंकि बेंचमार्क 1 है तो सबसे सभी कुछ 1 से कम है यहाँ पे बीटा। शार्प रेशियो का मतलब कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब कोई भी फंड जो रिटर्न जनरेट कर रहा है उसके लिए कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो 1 से ज़्यादा अगर शार्प रेशियो है किसी फंड का तो उसे अच्छा माना जाएगा। 2 के आसपास है तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। देखिए सारे ही फंड्स का अगर आप शार्प रेशियो देखिए तो 1 से ज़्यादा है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज सारे ही फंड्स अच्छे हैं। अल्फा मीन्स बेंचमार्क के मुकाबले या फिर बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। देखिए यहाँ भी सारे फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, खासकर ये जो रिलेटिवली जो नए एएमसीज मैंने बताया ना, मतलब ये भी नए एएमसी नहीं है, काफ़ी पुराने 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है, बट हाँ एयूएम वाइज रिलेटिवली थोड़े छोटे एएमसीज हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका रिटर्न्स देखिए, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का इनका अल्फा देखेंगे तो देखिए बहुत अच्छा है। इनका भी अच्छा है लेकिन रिलेटिवली कम है यहाँ पे। और 10 ईयर में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मोस्टली 10 ईयर में भी वही दिख रहा है ना। कोटक का रिलेटिवली इन तीनों में आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा, और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल और क्वांट का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज सारे फंड्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा है। किसी के पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे होंगे लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंड मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मिड कैप के फंड्स हैं तो इन्हें एटलीस्ट 65% तो मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही होगा, बाकी का 35% कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कहाँ है, तो कोटक का अगर आप देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल और क्वांट का सबसे ज़्यादा है, तो इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। एडिलवाइज का भी 69% का इन्वेस्टमेंट है। सबसे कम मिड कैप में किसका एक्सपोजर है फिलहाल, तो एचडीएफसी का काफ़ी कम है, रिलेटिवली निपॉन का कम है और इन्वेस्को का कम है। स्मॉल कैप अगर देखते हैं तो स्मॉल कैप इन दोनों का देखिए, मोतीलाल और क्वांट का तो स्मॉल कैप में बहुत कम, ऑलमोस्ट नील एक्सपोजर है। बाकी फंड्स का अच्छा खासा एक्सपोजर है। जबकि लार्ज कैप्स अगर आप देखें तो लार्ज कैप देखिए, निपॉन ने लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, मोतीलाल और क्वांट ने भी लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, जबकि एचडीएफसी ने रिलेटिवली कम एक्सपोजर लिया है। बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर 2025। तो देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में फिलहाल 26 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। इतने सारे फंड्स में अगर किसी को कुछ टॉप फंड्स सेलेक्ट करना हो तो वो कैसे सेलेक्ट करेगा। हमारा एजुकेशनल चैनल है तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ फंड्स का नाम नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस शो करेंगे। और अगर आपने इसे अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया तो आपको खुद के पोर्टफोलियो के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने में काफ़ी सहूलियत होगी, और साथ ही आप खुद से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे फंड्स जो कि अपने टोटल एसेट का मतलब कि जितना भी पैसा इन्वेस्टर्स ने उस फंड में इन्वेस्ट किया है उस पूरे पैसे का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, और हमें पता है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स
लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि साइज़ वाइज वो बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, और साथ ही कोशिश करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स जरूर हो। यहाँ पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के उन सारे फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बेंचमार्क का देखिए आपको 2 रिटर्न देखने को मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि बेंचमार्क 2 है। एक NSE का बेंचमार्क है निफ्टी 250 और BSE का बेंचमार्क है BSE 250। तो यहाँ पे देखिए कुछ फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो क्यों किया है? तो देखिए उन फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है जिनका AUM बहुत छोटा है, 500 करोड़ से भी कम है, और साथ ही वैसे फंड्स जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। देखिए अगर फंड बहुत छोटे हैं तो वहाँ पर रिस्क ये है कि स्मॉल कैप के फंड्स हैं, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो इनका AUM बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, पहले ही कम है और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो फंड मैनेजर्स को ऑफकोर्स मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि AUM जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, मार्केट गिरता जाएगा, थोड़े बहुत जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी शायद भाग जाए। तो इसलिए, और दूसरा देखिए न्यू फंड्स ऐसा नहीं है कि जो भी न्यू फंड है वो ख़राब है। हो सकता है कि जो नया फंड है फ्यूचर में जाकर बहुत अच्छा फंड हो सकता है, लेकिन जनरली जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि अभी तक फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आने वाले समय में भी शायद अच्छा परफॉर्म करे। ऑफकोर्स किसी बात की कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा फंड है पहले से परफॉर्म कर रहा है तो फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगा। लेकिन देखिए जब भी आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में ना, जैसे आपको फ्रिज खरीदना है तो जनरली सैमसंग का पुराना ना ब्रांड चला आ रहा है तो थोड़ा सा एक प्रेफरेंस, कार खरीदना है मारुति, हुंडई, टाटा ना सालों से लोग खरीद रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस, तो जनरली हम उसके लिए जाते हैं। जो नए ब्रांड्स हैं ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, हो सकता है उसमें से कुछ काफ़ी अच्छी हो, बट हाँ थोड़ा कंफर्ट हमारा कम होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ किसी ने ऑलरेडी अगर न्यू फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तब तो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बाकी बचे हुए फंड्स का अगर आप रिटर्न्स चेक करेंगे ना तो बहुत सारे रिटर्न्स में आपको रेड कलर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे, खासकर 1 ईयर में तो ज़्यादातर रेड कलर ही है। तो वैसे रिटर्न जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर होराइजन में, उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। जैसे ये देखिए आदित्य बिरला, देखिए लास्ट 1 ईयर का देखिए रिटर्न कितना आया है, 34.69, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न कितना है, 40.50। तो बेंचमार्क से कम रिटर्न है। उसी तरह के और भी कुछ फंड्स आपको मिलेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो PGIM को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, सुंदरम है, यूनियन है, UTI है, इन सबको रेड कलर से, रिलेटिवली परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा इनका नहीं चल रहा है। देखिए कुछ और भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, बैंक ऑफ इंडिया, DSP, फ्रैंकलिन, ICICI, ITI। देखिए ऑल्दो मैंने इन्हें हाईलाइट किया है, लेकिन जो रेड कलर से हाईलाइटेड फंड्स हैं उनके मुकाबले इन फंड्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है, ठीक है, इसीलिए मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट किया है। लेकिन हाँ हमें तो कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो ऑफकोर्स टॉप फंड सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करना होगा। तो रिलेटिवली इन फंड्स का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, इसीलिए हम इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस करेंटली अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं इन फंड्स को फाइनल लिस्ट से रिमूव नहीं कर रहा हूँ। लाइक आप एक्सिस का देखकर बोल सकते हैं ना कि परफॉर्मेंस तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, आपने क्यों रखा है। और नीचे भी 1-2 फंड शायद आपको, SBI भी आपको मिल जाएगा, करेंटली परफॉर्मेंस तो कोई खास है नहीं, फिर आपने क्यों रखा है। वो इसलिए कि देखिए ये जो भी फंड्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना, उनका लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है, कोविड के बाद से हुआ है कि बहुत सारे फंड जो कि बहुत टॉप क्लास के हुआ करते थे उनका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डाउन हुआ है। ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, तो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वाले फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, ग्रोथ वालों का परफॉर्मेंस कोई खास रहा नहीं है। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड 10 ईयर का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे इन फंड्स का तो अभी भी बहुत अच्छा है, और स्मॉल कैप में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए मैंने इन फंड्स को फाइनल लिस्ट से रिमूव नहीं किया है फिलहाल। बट एनीहाउ कुछ और डिटेल्स हम इन फंड्स का चेक करेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप इन फंड्स का कुछ और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो पी रेशियो, आप लोग हमेशा पूछते हैं ना पी रेशियो क्या है इन फंड्स का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इससे ही आपको पता चलेगा कि वो जो पर्टिकुलर फंड है वो ग्रोथ स्टाइल या वैल्यू स्टाइल या फिर ब्लेंडेड स्टाइल को फॉलो करता है। तो देखिए ग्रोथ स्टाइल वाले जो भी
फंड्स होंगे ना उनका पी रेशियो ज़्यादा होगा, वैल्यू वालों का पी रेशियो कम होगा और ब्लेंडेड वालों का बीच में होगा, दोनों के इन बिटवीन। तो देखिए स्मॉल, अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 का अगर आप पी रेशियो देखें तो ये 32 के आसपास है, ठीक है। तो अगर किसी फंड का पी रेशियो फिलहाल 32 से काफ़ी ज़्यादा है तो बोलेंगे ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है। अगर 32 से काफ़ी कम है तो वैल्यू स्टाइल को फॉलो कर रहा है, और इसे थोड़ा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम है, आसपास है, तो बोलेंगे ब्लेंडेड स्टाइल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बंधन स्मॉल कैप फंड और HDFC का देखिए आप पी रेशियो कितना कम है, तो ये दोनों ही फिलहाल वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। इसमें से HDFC का रिटर्न देखिएगा तो थोड़ा कमा है, पहले तो रिटर्न कहीं ज़्यादा अच्छा आ रहा था, कमा है क्योंकि वैल्यू में थोड़ा परफॉर्मेंस लाइक PSUs का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है। बट हाँ, सरप्राइजिंगली बंधन स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस अभी भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से मैंने जिन फंड्स को हाईलाइट किया हुआ है ना, उनका परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करने वाले फंड्स कौन से हैं, तो जिनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए लाइक यहाँ पे देखिए 37 से ज़्यादा है एक्सिस का, 41 से भी ज़्यादा है डिलवाइस का, अगेन इन्वेस्को का ही 41 से ज़्यादा है, टाटा का 37 से ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं कि भाई ये सब जो है स्मॉल कैप में ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। नाउ हमें स्मॉल कैप कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो इसमें से भी कुछ फंड्स को हमें हटाना होगा। तो देखिए अभी मैं किन फंड को हटाऊंगा जो कि रिलेटिवली नए फंड है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप में मैंने ऑलरेडी बताया ना, इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर से उससे ज़्यादा का रखें। तो यहाँ पे हम जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे अबाउट 5 ईयर 10 ईयर के आसपास का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उससे हमें अच्छा आइडिया मिलेगा कि फंड का परफॉर्मेंस अभी तक कैसा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ बंधन ही एक मात्र ऐसा फंड है जिसने 5 ईयर कंप्लीट नहीं किया हुआ, बाकी सारे फंड्स ने 5 ईयर या 10 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो बंधन को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, रिमूव करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि खराब फंड है, ठीक है। हमारा जो क्राइटेरिया उसमें ये फिट नहीं बैठता है, लेकिन हाँ अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अनुसार ये फंड बहुत अच्छा कर रहा है, और किसी के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये फंड है तब तो ऑफकोर्स वहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है और फ्यूचर में देखा जा सकता है कि परफॉर्मेंस कैसा है। बट हाँ अभी तक इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। बट अब देखते हैं लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए आप इन स्कीम्स का टर्नओवर रेशियो चेक कर सकते हैं और साथ ही रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर चेक कर सकते हैं 5 ईयर और 10 ईयर का। लॉन्ग टर्म यहाँ पे मतलब 5 to 10 ईयर आप मीडियम टर्म बोलते हैं और मोर देन 10 ईयर्स को आप लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए टर्नओवर रेशियो अगर आप देखते हैं ना, मतलब कितना चर्निंग हो रहा है पोर्टफोलियो में, जो फंड मैनेजर है एक साल में कितना बाय एंड सेल कर रहा है स्टॉक्स को। तो यहाँ पे देखिए क्वांट का आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है 87%, जो कि बहुत ज़्यादा टर्नओवर रेशियो। इन्वेस्को का भी थोड़ा ज़्यादा है 43%। इसके अलावा सबका बहुत कम है, खासकर कोटक का तो सिर्फ 9%, SBI का 12%, बहुत कम है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा और शार्प रेशियो, अल्फा चेक कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा से पता चलता है रिस्क कितना है, शार्प रेशियो से पता चलेगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है, मतलब कि जो वो फंड जो रिस्क ले रहा है उसके मुकाबले रिटर्न कितना ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा जितना ज़्यादा होगा उससे पता चलेगा कि रिस्क उतना ज़्यादा है उस फंड में। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, उससे पता चलेगा कि फंड उतना ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। और लास्ट वन अल्फा, अल्फा को रफली आप बोल सकते हैं कि बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का आउट परफॉर्मेंस है। अगेन अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो देखिए 5 ईयर में सिर्फ HDFC का मतलब शार्प रेशियो तो इसका भी अच्छा है। देखिए अगर 1 से ज़्यादा किसी फंड का शार्प रेशियो है तो उसे अच्छा माना जाएगा, और 1.52 के आसपास जिसका है वो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो HDFC का देखिए अल्फा यहाँ पे 5 ईयर में अच्छा नहीं रहा है, और 10 ईयर में भी रिलेटिवली परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किए हुए HDFC का रिलेटिवली थोड़ा परफॉर्मेंस दूसरे फंड्स के मुकाबले थोड़ा डाउन रहा है। लेकिन बाकी फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पे आप सबका शार्प रेशियो और अल्फा चेक कर सकते हैं, तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे फंड्स का अगर आप देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा है। देखिए थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहता है, बट हाँ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन फंड्स का अच्छा है। यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में हमें परफॉर्मेंस देखना होता है। जब हम लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 ईयर्स 20 ईयर्स, तो देखना पड़ता है, क्योंकि उस पीरियड में मार्केट कई बार बहुत ज़्यादा गिरेगा भी, मार्केट ऊपर भी रहेगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा भी। तो वैसा फंड जो कि सभी मार्केट कंडीशंस में परफॉर्मेंस ठीक ठाक जनरेट कर लेगा, लास्ट में वही विनर होगा, उसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली थोड़ा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न्स लिया है NAV डेट 31 मार्च 2020, कोविड का समय है, उस समय बहुत तेज़ी से मार्केट्स गिरा था। देखिए ना बेंचमार्क 45% 40% गिरा था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्मॉल कैप के फंड्स
बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर मार्केट गिरा तो यहाँ पे गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक्सिस का मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया क्योंकि इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन देखिए कितना अच्छा है ना। बेंचमार्क 45% गिरा था जबकि ये फंड सिर्फ 11% से गिरा है। और डाउन साइड रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा किसका नहीं था, तो HDFC देखेंगे, HSBC देखेंगे, क्वांट देखेंगे, तो ये फंड थोड़ा ज़्यादा गिरे थे। और बाकी जो फंड्स हैं वो भी रिलेटिवली कम गिरे थे बेंचमार्क के मुकाबले। यहाँ परफॉर्मेंस वाइज क्वांट और HSBC का परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 3 ईयर में भी अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें, 5 ईयर में परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्वांट का देखिए, क्वांट एक रिलेटिवली न्यू फंड हाउस है। ऑल्दो ये रिटर्न्स आप देख रहे हैं वेरी लॉन्ग टर्म का है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि पहले स्कॉट्स म्यूचुअल फंड हुआ करता था और क्वांट म्यूचुअल फंड ये 2018 में ही बना है। ठीक है, क्वांट कैपिटल ने क्वांट म्यूचुअल फंड 2018 में स्कॉट म्यूचुअल फंड को खरीदने के बाद बनाया था, तो इसलिए रिलेटिवली न्यू फंड हाउस है, तो बहुत ज़्यादा पुराना रिटर्न्स मैटर नहीं करता यहाँ पे। इसीलिए क्वांट म्यूचुअल फंड को मैं फाइनल लिस्ट से रिमूव नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, HSBC को मैं फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स HDFC को भी फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सारे फंड जो यहाँ पे हैं सारे फंड्स अच्छे हैं, बट हमें टॉप फंड सेलेक्ट करना है इसलिए रिमूव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खराब फंड्स हैं। यहाँ पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्केट कैप एलोकेशन भी लिया हुआ है। तो देखिए जनरली मुझे वैसे फंड्स पसंद हैं जो कि जिस कैटेगरी के फंड है उसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए हम एनी हाउ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हम नहीं चाहते हैं कि भाई जो फंड है वो भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे, मतलब मार्केट कैप वाइज डाइवर्सिफाई करे और सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि मार्केट वाइज डाइवर्सिफिकेशन तो इन्वेस्टर करता है। तो यहाँ पे ना वैसे फंड जिन्होंने स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन लिया है, जनरली मुझे पर्सनली उस तरह के फंड्स ज़्यादा पसंद है। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप का एलोकेशन कहाँ पे है, देखिए SBI में ऑलमोस्ट 88% का एलोकेशन है। उसके बाद टाटा में ऑलमोस्ट 87% का एलोकेशन है। सबसे कम एलोकेशन है क्वांट में स्मॉल कैप का। और कुछ फंड्स ने मिड कैप में भी बहुत अच्छा एलोकेशन लिया है, जबकि लार्ज कैप में बहुत बड़ा एलोकेशन लिया है क्वांट ने 22% से भी ज़्यादा। और साथ ही निपॉन का भी एलोकेशन है और केनरा रूबिको का भी एलोकेशन है 10% से ज़्यादा। तो देखिए ये कुछ टॉप स्मॉल कैप के फंड्स हैं। यहाँ पे मैंने इन फंड्स को देखिए 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर वाले फंड्स हैं जिनका 10 ईयर प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन AUM भी बड़ा हो चुका है। तो अगर आप बड़े AUM से परेशान नहीं हैं तो ऑफकोर्स इनमें से भी कोई फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो निपॉन रिलेटिवली करंट परफॉर्मेंस और पहले का परफॉर्मेंस सब कुछ मिला दिया जाए तो निपॉन रिलेटिवली एक बेटर फंड है, मतलब रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपको ना बड़ा AUM नहीं चाहिए, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, छोटा AUM चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा कम हो चलेगा लेकिन AUM छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे इन 3 फंड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी 1 या 2 फंड बहुत अच्छे फंड्स हैं। इसमें मैं नंबर 1 टाटा को मैंने रखा है। और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप क्वांट को कंसिडर कर सकते हैं। क्वांट का ऑफ कोर्स आई एग्री 3 to 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ अभी भी किसी भी फंड को सिर्फ 3-6 मंथ्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे खराब फंड नहीं बोल सकते हैं। कोविड के बाद से इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहेगा रिलेटिवली। स्मॉल कैप में ऐसे ही रिस्क ज़्यादा है और इस फंड में स्मॉल कैप के जो दूसरे फंड्स हैं उससे भी कहीं ज़्यादा रिस्क आप मान कर चले कि रहता है। अगर क्वांट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ है, सर्च में जाएं क्वांट स्मॉल कैप या फिर क्वांट फंड टाइप करेंगे तो क्वांट के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी में AUM से रिलेटेड आप लोग के क्वेरीज बहुत से आते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या बड़े AUM के फंड्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक जो भी हमने डिटेल्स चेक किया है AUM वाइज, तो वहाँ पे थियोरेटिकली अगर आप देखें तो बिल्कुल सही बात है कि अगर बड़ा AUM है किसी स्मॉल कैप के फंड का तो वहाँ परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, थियोरेटिकली। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अभी तक हमने जो भी डिटेल्स देखा है, मतलब थ्योरी तो अलग चीज़ है ना, लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस चल रहा है उसके अनुसार अगर आप देखें तो अभी तक ऐसा कोई क्लियर पिक्चर नहीं पता चलता है, क्लियर डिटेल सामने नहीं आता है जिसे बोला जा सके कि भाई कोई फंड ऐसा है जिसका AUM बड़ा हो जाने से परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गया। उसका बेस्ट एग्जांपल है निपॉन स्मॉल कैप। AUM कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस देखे थ्रू आउट तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन हाँ थ्योरेटिकली ये बिल्कुल सही बात है
क्योंकि स्मॉल कैप के फंड्स है ना, अगर एकदम बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे मजबूरी में इन्हें लार्ज कैप और मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन लेना पड़ जाएगा। स्मॉल कैप में पूरा एलोकेशन शायद ये नहीं ले पाएँ, और साथ ही यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। लाइक निपॉन का आप नंबर ऑफ स्टॉक्स चेक करें, 100 से भी ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल होंगे। स्मॉल कैप से रिलेटेड दूसरा क्वेरी आता है कि क्या 2-3 फंड्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए 1 फंड सफिशिएंट होता है, लेकिन हाँ, अगर कोई चाहे तो 2 फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे ना तो पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा नहीं होता है। तो यानी आप पोर्टफोलियो ओवरलैप आप जरूर चेक कर लें। 10-20% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है तो बिल्कुल चलेगा, ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं हो तो स्मॉल कैप में ऑफकोर्स आप इवन चाहे तो 2 फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेस्ट मल्टी कैप फंड फॉर 2025। एज ऑलवेज सिर्फ मैं नाम नहीं बताऊंगा बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा। जितने भी फंड्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है, उन सारे फंड्स को मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। सभी पे कमेंट करूंगा। अगर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हार्ड एंड मनी है, तो पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझें कि किस बेसिस पे या फिर किस सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने इन फंड्स को सेलेक्ट किया है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं तो खुद के लिए जब आप एक अच्छा फंड सेलेक्ट करने जाएंगे या फिर खुद का पोर्टफोलियो रिव्यू करने जाएंगे तो ये प्रोसेस आपकी मदद करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे फंड्स जो कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का, दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम जैसे इन्वेस्टर्स ने उस फंड में किया है, उस पूरा इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में, एटलीस्ट 25% मिड कैप में और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और बाकी का जो 25% बचा वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस एनी पॉइंट ऑफ टाइम में आपका 50% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में होता है। और हमें पता है कि लार्ज कैप के स्टॉक्स के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो थोड़ा ज़्यादा जनरेट करते हैं, लेकिन रिस्की भी कहीं ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हो और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो। अगर आपने रिस्क प्रोफाइलिंग अभी तक नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट पे जाएं, phronesisinvestor.com पे, वहाँ पे आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। टॉप मल्टी कैप फंड्स के बारे में जानने से पहले हमें इसके बेंचमार्क के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इसका बेंचमार्क बिल्कुल अलग है। इस तरह का बेंचमार्क और दूसरे कैटेगरीज में आपको नहीं मिलेगा। तो मल्टी कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25। तो 50 का मतलब ये हुआ कि जो निफ्टी 100 के लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं वहाँ पे ये बेंचमार्क 50% इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद 25% इन्वेस्टमेंट निफ्टी मिड कैप 150 का जो बेंचमार्क है उसके स्टॉक्स में करता है, और रेस्ट जो 25% है वो इन्वेस्टमेंट निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो इंडेक्स है उसके स्टॉक्स में करता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इंडेक्स किन किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा लोकेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज में 26% से भी ज़्यादा। उसके बाद आईटी में ऑलमोस्ट 9%, कैपिटल गुड्स अबाउट 8%, हेल्थ केयर भी अबाउट 8%, 6.5% के आसपास, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, एफएमसीजी में अबाउट 6%, और साथ ही ऑयल एंड गैस में अबाउट 6% का एक्सपोजर है। तो ये हुआ सेक्टर एलोकेशन। अब देखते हैं स्टॉक्स, किन किन स्टॉक्स में ज़्यादातर एक्सपोजर है। तो देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एचडीएफसी में 5%, आईसीआईसीआई में 3.5 के आसपास, एसबीआई में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। आईटी देख लेते हैं तो यहाँ पे इन्फी में 2.5%, टीसीएस में 1.6%, और ऑफकोर्स बहुत सारे और दूसरे स्टॉक्स हैं, लेकिन एक्सपोजर वहाँ पे कम है। यहाँ पे चेक करते हैं कैपिटल गुड्स, तो यहाँ पे आपका किसी में भी यहाँ पे बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। सूजलॉन, बेल में है, लेकिन एक्सपोजर रिलेटिवली काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट ओवर डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे। एफएमसीजी देखते हैं तो एफएमसीजी में आईटीसी में बड़ा एलोकेशन है 1.66%। ऑयल में, ऑयल एंड गैस आपको पता है रिलायंस, हाँ रिलायंस ऑलमोस्ट 3.3% का एक्सपोजर है। और हेल्थ केयर में देख लेते हैं तो यहाँ भी कहीं कोई खास एक्सपोजर नहीं लिया गया है, ओवर डाइवर्सिफाइड है। सन फार्मा में 0.72%, और ऑटो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में अबाउट 1% के आसपास का एक्सपोजर है। टाटा मोटर्स, मारुति में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया गया, बाकी एक्सपोजर काफ़ी कम है। नाउ हम बेस्ट मल्टी कैप फंड्स का अपना सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे आप मल्टी कैप कैटेगरी के उन सारे फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए एयूएम आप चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, साथ ही 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फंड्स को आपने देखा होगा ना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो क्यों किया है? क्योंकि देखिए हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं, और हम वैसे फंड्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करते हैं जिनका ईएम बहुत छोटा है, 500 करोड़ से भी कम है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसका ईएम 500 से भी कम है। तो इसीलिए उस तरह के फंड्स को यहाँ से रिमूव करने जा रहे हैं जिन्होंने 1 ईयर ही कंप्लीट किया है, जिन्होंने एटलीस्ट 3 ईयर्स भी अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं होगा जिससे कि आप उस फंड के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो क्या करें? तो देखिए अगर आपने ऑलरेडी किसी नए फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फंड अच्छा कर रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तब तो कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तब वहाँ रिव्यू कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसको इस तरह से लेकर चले। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ, देखिए 1 ईयर का जो रिटर्न है ना, उन फंड्स को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। अगर बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सिस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, देखिए ह्यूज रिटर्न्स ना, बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न है। बंधन बेंचमार्क को थोड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है, लेकिन बीट तो कर पा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया बीट कर पा रहा है। कैनरा रूबिको का परफॉर्मेंस ठीक है। एडिलवाइस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। एचडीएफसी थोड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। एचएसबीसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एलआईसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मेरे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस चलता है। एसबीआई भी थोड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। टाटा का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब देखिए बेंचमार्क का कितना ज़्यादा रिटर्न है, टाटा का बहुत कम रिटर्न है। तो ये रिव्यू करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। यूनियन का भी कम रिटर्न है, जबकि वाइट ओक का परफॉर्मेंस अच्छा है। ना ये मल्टी कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स हमारे पास बच गए हैं, तो इन फंड्स में हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे होराइजन में, कभी कभी कोई भी अच्छा फंड भी अंडर परफॉर्म कर सकता है, वो चलता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। और साथ ही वैसे फंड्स को भी रिमूव करेंगे जिन्होंने एटलीस्ट 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे भी सफिशिएंट डेटा हमारे पास नहीं होगा उन फंड्स का डिटेल रिव्यू करने के लिए। फंड वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आदित्य बिरला देखिए, इसका 1 ईयर में तो बीट कर पा रहा है और 3 ईयर में बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है। तो इस फंड को हम एवरेज परफॉर्मर बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये बुरा फंड है, बेंचमार्क के आसपास रिटर्न तो जनरेट कर रहा है। बड़ौदा का परफॉर्मेंस अच्छा है। आईसीआईसीआई का परफॉर्मेंस ठीक है। इन्वेस्को का परफॉर्मेंस ठीक है। आईटीआई का परफॉर्मेंस ठीक है। कोटक देखिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, दोनों होराइजन्स में बहुत बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। महिंद्रा का ठीक है परफॉर्मेंस, निपॉन का ठीक है। क्वांट का परफॉर्मेंस देखिए ना, मतलब लास्ट 3 to 6 मंथ्स में तो हम देख ही रहे थे बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, उसी के कारण इसका 1 ईयर और 3 ईयर में भी जो परफॉर्मेंस है वो हिट हो रहा है। 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्मेंस अच्छा खासा हो गया है, 3 ईयर में बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है, और 5 ईयर 10 ईयर में अभी परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है। सुंदरम का परफॉर्मेंस देखिए, ऑल्दो सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है। ऐसा नहीं कि बेंचमार्क से कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो इस तरह का फंड अगर एक साल भी थोड़ा अच्छा रिटर्न जनरेट कर देगा तो ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फंड आपको नहीं मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है ना, होता है बिल्कुल ही बेकार फंड, उस तरह का कोई भी फंड फिलहाल ये परफॉर्मेंस देखकर तो नहीं लगता है कि मल्टी कैप कैटेगरी में है। लेकिन हमें तो कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो मैंने उन फंड्स को हाईलाइट किया हो जिसे हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। तो आदित्य बिरला एक एवरेज फंड है, लेकिन टॉप फंड में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोटक मल्टी कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अनफॉर्चुनेटली इसका 5 ईयर 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिवली नया फंड है, इसीलिए मजबूरी में हमें इस फंड को फाइनल लिस्ट से रिमूव करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वांट भी हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, सो आइडियली इस फंड को भी हम फाइनल लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं फाइनल लिस्ट के लिए रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि देखिए 5 ईयर और 10 ईयर में परफॉर्मेंस देखें तो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और 3 ईयर में भी
बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। मोस्टली जो अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है वो 1 ईयर में दिख रहा है। तो नाउ हमारे पास ये कुछ टॉप फंड्स बच गए हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज ये सारे फंड्स को आप अच्छे फंड्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगेन कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो इनमें से हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को 3% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बीएनपी परिवास देखिए, लाइट ग्रीन से मैंने उन सारे रिटर्न्स को हाईलाइट किया हुआ है जहाँ की ये बेंचमार्क को 3% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ौदा बीएनपी में तो 3 इंस्टेंसेस ऐसे हैं, तो इसे हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। उसके बाद इन्वेस्को को भी हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ भी 3 होराइजन्स में ये परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि बुरा है, इन फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ टॉप फंड सेलेक्ट करना है तो इसलिए हम रिमूव करेंगे। ITI मल्टी कैप को भी हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। तो ये हमारे टॉप 4 फंड्स बच गए मल्टी कैप कैटेगरी के। परफॉर्मेंस वाइज देखिए तो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वाइज इन ऑल 4 फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो ये तो हुआ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर। अब हम कुछ और डिटेल्स चेक करते हैं इन फंड्स का। यहाँ 4 फंड्स है ना, कैसे पता चलेगा अगर किसी को किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो फंड कैसे सेलेक्ट करेगा? तो आगे वाले डिटेल से आपको ये पता चलेगा। सारे डिटेल्स को आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स, वो भी 5 ईयर और 10 ईयर का चेक कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का, हम शॉर्ट टर्म का नहीं चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है लॉन्ग टर्म क्यों, वो इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म से ना डिफरेंट मार्केट साइकिल्स का पता चल जाता है आपको। क्यों, मार्केट कभी गिरेगा, कभी ऊपर जाएगा, फिर से गिरेगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो वैसा फंड जो कि लगातार लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आइडियली उसे ही हम एक अच्छा फंड बोलेंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड आइडियली हमें फंड्स का चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन से पता चलता है कि उस फंड का जो एवरेज एनुअल रिटर्न है उसके मुकाबले वो फंड का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा डिविएट करता है, दैट इज ऊपर या नीचे जाता है एवरेज रिटर्न से। बीटा का मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क के मुकाबले उस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो कितना ज़्यादा ऊपर या नीचे जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से हमें रिस्क का पता चलता है, जितना कम हो उतना अच्छा है। शार्प रेशियो अगर 1 या उससे ज़्यादा है तो अच्छा माना जाएगा, 2 के आसपास है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। इससे हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पता चलता है। अल्फा मीन्स बेंचमार्क से कितना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है, कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है। तो शार्प रेशियो अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 ईयर होराइजन में देखें तो महिंद्रा, निपॉन और क्वांट का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ICICI का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस खराब है, बट रिलेटिवली परफॉर्मेंस इनसे इसका डाउन है। जबकि 10 ईयर में देखें तो महिंद्रा का 10 ईयर का परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है, रिलेटिवली न्यू फंड है। जबकि क्वांट का यहाँ ही परफॉर्मेंस आपको ठीक लगेगा, और ICICI और निपॉन दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट इन दोनों में यहाँ पे ICICI का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है, ऑल्दो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इन फंड्स के कुछ और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इन डिटेल्स को आप ध्यान से देखें और समझें, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत मदद करेगा। तो देखिए निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स है बेंचमार्क इस कैटेगरी का। तो इसका जो पी रेशियो है फिलहाल वो है 28.36। तो अगर किसी फंड का पी रेशियो इससे काफ़ी कम है तो वहाँ पे माना जाएगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, इससे बहुत ज़्यादा है तो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है। तो ICICI देखिए ना, इनका वैल्यू में एक्सपोजर रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, पी रेशियो कम है। महिंद्रा का थोड़ा ज़्यादा है, निपॉन का भी थोड़ा ज़्यादा है और क्वांट का भी थोड़ा ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इन तीनों का तो पी रेशियो लगभग बराबर ही है। हाँ, ICICI का रिलेटिवली कम है। टर्नओवर रेशियो मीन्स स्टॉक का कितना बाय एंड सेल कर रहा है फंड मैनेजर एक साल में, तो महिंद्रा का तो बहुत ज़्यादा है, 100% से भी ज़्यादा। क्वांट का भी ज़्यादा है और ICICI का भी ज़्यादा है, जबकि निपॉन का रिलेटिवली कम है। निपॉन में स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं हो रहा है, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा रहा है। इन फंड्स का इक्विटी एक्सपोजर चेक कर लेते हैं, दैट इज अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ है तो उसमें से कितना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है और बाकी का जो पैसा है डेट या कैश में रखा गया है। यहाँ पे ICICI, महिंद्रा और क्वांट इनने डेट या कैश में बहुत रखा हुआ है। मतलब कि ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है, आने वाले समय में मार्केट गिरेगा तो हम अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। जबकि निपॉन का ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टेड है। तो ये भी देखिए इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताता है ये सारी चीज़ें ना। पी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, इक्विटी, नंबर ऑफ स्टॉक्स भी देखिए ICICI में बहुत ज़्यादा है ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, निपॉन में बहुत ज़्यादा है ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जबकि महिंद्रा और क्वांट में रिलेटिवली कम है। देखिए इन पैरामीटर से ये नहीं पता चलता है कि कोई फंड अच्छा या खराब है, ठीक है। इनसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता चलता है।
तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का फंड चाहिए, ठीक है। तो ये आप नहीं बोलेंगे पे रेशियो कम है या ज़्यादा है तो खराब हो गया, टर्नओवर रेशियो कम है या ज़्यादा है खराब है। अगर कोई फंड ये चीज़ें कर कर अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तो अच्छा फंड है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह का फंड चाहिए। यहाँ पे इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन आप चेक कर सकते हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर है। तो यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप में मिनिमम 25% तो इन्हें रखना ही है और 25% उन्होंने रफली रखा भी है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर एक्सपोजर इन्होंने लार्ज कैप में रखा है और मोस्टली एक जैसा मार्केट कैप एलोकेशन है। यहाँ पे देखिए किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो टॉप होल्डिंग्स यहाँ पे सिर्फ है। तो ICICI, महिंद्रा और निपॉन का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। टॉप होल्डिंग्स, ये जो स्टॉक्स हैं, टॉप 12 स्टॉक्स को लिया गया तो यहाँ पे 30-35% का एक्सपोजर है। जबकि क्वांट का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, इन टॉप 12 स्टॉक्स में ही ऑलमोस्ट 50% के आसपास का एक्सपोजर लिया गया है। और ज़्यादातर ऊपर आपको लार्ज कैप दिखेगा, खासकर ICICI में। यहाँ पे देखिए इन 4 फंड्स में ध्यान रखें कि क्वांट का जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है बाकी म्यूचुअल फंड कंपनी से बिल्कुल अलग होता है, काफ़ी हद तक अलग होता है। तो अगर कोई क्वांट के स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपको अच्छी तरह से पहले समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है इनका। इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियोस हमने पब्लिश किया हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उन वीडियोस को वॉच करें, अच्छी तरह से समझें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लें। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।